अच्छा प्लीज़ मुझे एक बार कंफर्म करोगे आप लोग थोड़ा सा लिंक रिकॉर्डिंग मैसेज मिला आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके सर। ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अच्छा तो बेसिकली आज ऑफलाइन क्लास एकदम ही ऑफ है सर। सो रीजंस मैंने लिख दिया था सुबह। हम लोगों के क्लासरूम के सामने इतना बड़ा ड्रेनेज ड्रेनेज कैनल बनाया है कि वो कैनल आप लोग क्रॉस नहीं कर सकते। इवन मैंने क्लासरूम ओपन नहीं कर पाऊँगा, शटर खोलने के लिए भी पैर रखने का भी जगह नहीं है। तो मैं उन लोगों को रिक्वेस्ट किया थोड़ा जल्दी जल्दी क्लासरूम का सामने वाला पार्ट थोड़ा सा टेम्पुररी एटलीस्ट कर दे। कॉरपोरेशंस का काम है। तो सुबह सुबह जाके सबसे पहले जैसे ही वो लेबर लोग आया मैंने रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा तो कर दो सर, नहीं तो ना तो मैं ओपन कर सकता हूँ ना तो स्टूडेंट आ सकता है। तो बोला कि कल सुबह तक कर देगा। अब कल सुबह क्या अपडेट होता है फिर मैं आपको बताता हूँ। ऐसे आई थिंक कल से नॉर्मल हो जाएगा क्लास, ऑफलाइन सेशन जैसे चलता है। बट यस, कल सुबह जब तक नहीं होता है मैं भी अपडेट नहीं दे पाऊँगा। ठीक है, वो सीमेंटिंग का काम चलेगा, उसको सूखने का टाइम दिया जाएगा, फिर जाके वो लोग हमारे लिए एक स्लैब रेडी करेगा। तो अगर वो स्लैब रेडी कर देता है तो फिर एटलीस्ट हम लोग ब्रिज बना के क्लास के अंदर जा सकते हैं। चलो ठीक है, जो भी अपडेट होता है मैं आपको बताता हूँ, मैंने आप सभी को। ओके सर, बिजनेस लॉ के क्लास में आज का कहानी क्या है सर? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर एक टॉपिक है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टॉपिक का नाम है सर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आप लोग लास्ट क्लास में इसके बारे में ऑलरेडी एक नॉलेज ले चुके हो कि सर ब्रीच क्या होता है। क्या होता है ब्रीच? बेसिकली जब कोई पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में कोई परफॉर्मेंस एक बने, तो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी होता है सर। मैंने अकेला अकेला तो किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल नहीं है। तो देयर इज ऑलवेज अ टू पार्टी इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट। मैंने टू पार्टी की जगह चार पार्टी भी हो सकता है, लेकिन दो पार्टी के बिना, मतलब एक सिंगल हैंडेडली हम खुद से तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ऑपोजिट में कोई तो चाहिए, ऑपोजिट में कोई तो चाहिए। नंदिनी का कुछ इश्यूज हो रहा है। एक बार नेटवर्क अगर ठीक नहीं है तो नेटवर्क चेंज करके देख सकता है। एक सेकेंड रुको। अच्छा, नाउ पॉइंट इज कि सर ये जो ऑफर एक्सेप्टेंस का पूरा खेला है, इसमें सबका दिक्कत है क्या? क्या आप लोगों का कुछ मैसेज दिखा रहा है क्या, या नेटवर्क इशू के कारण हो रहा है, या फिर ऐसा दिखा रहा है कि समवन रिमूव्ड यू, ऐसा कुछ दिखा रहा है? नहीं सर। अच्छा, नहीं सर। नेटवर्क इश्यूज है। सर स्क्रीन शेयर कर दिए क्या? नहीं 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 किए, स्क्रीन शेयर नहीं है। अच्छा तब ठीक। एक सेकेंड होल्ड करो। नंदिनी का कुछ हो ही नहीं रहा। अच्छा ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ सर। चलो, तो जैसे कि लास्ट वीक मैंने आप लोगों को बोला था सर कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है।
उसके बाद हम लोग, अरे यार ठीक है, जैसे लास्ट वीक में डिस्कशन हुआ था ना सर कि डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट को जब हम लोग डिटेल्स में जानने का कोशिश किए थे, उसके बाद इतना पता चला था कि डिस्चार्ज का मतलब है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम लोग लेते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट में, सपोज आप जॉब कॉस्टिंग करते हो, जॉब कॉस्टिंग जानते हो, जॉब वर्क बोलते हैं, जॉब वर्क मैं समझाता हूँ। से फॉर एग्जांपल टेलर, ठीक है, टेलरिंग जॉब को जॉब वर्क बोला जाता है। मैं क्यों टेलर का एग्जांपल दिमाग में आया, से फॉर एग्जांपल कि आप अगर टेलरिंग जॉब करते हो तो टेलर क्या करता है सर, टेलर माने वो जो कपड़ा सिलवा के देता है, सिंपल, ठीक है, कपड़ा सिलवा के देता है। आजकल हम लोग फैशनेबल कपड़ा तो आज भी सिलवाते हैं लोग, ठीक है, अपने नाप के हिसाब से, ठीक है, एज पर योर मेजरमेंट, ठीक है, सूट ब्लेजर है ना, या फिर क्या बोलते हैं सर, शादी ब्याह में साड़ीज़ को भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से, एज वेल एज लहंगा, ठीक है, ये सब चीज़ें सिलवाना पड़ता है। ना पॉइंट इज कि आप किसी टेलर को अपना पसंदीदा कोई ड्रेस या कोई भी सूट ब्लेज़र सिलवाने देते हो, और मे भी शादी के लिए देते हो, ठीक है, मैरिज फंक्शन में पहनने के लिए, या तो खुद के शादी के लिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है किसी और के शादी में, रिलेटिव्स के शादी में पहनना है। तो ऐसे सिचुएशंस में अगर वो टाइमली डिलीवर नहीं करता है तो आप शादी में क्या पहनोगे, ठीक है। तो बेसिकली जब टाइम पे चीज़ें नहीं मिलता है, इट्स ऑलवेज क्रिएट प्रॉब्लम सर, है ना। तो अगर कोई पार्टी ये काम नहीं कर पाते, तो जिस पार्टी से ये हो नहीं, जैसे टेलर अगर ये नहीं दे पाता, तो क्या टेलर रिस्पॉन्सिबल होगा सर? नॉर्मली टेलर एक टाइम लेता है हम लोगों से, है ना, नॉर्मली टेलर एक टाइम लेता है कि हम इतने डेट पे दे देंगे। बट ऐसा ना करो टेलर साहब कि जिस दिन शादी है या जिस दिन फंक्शन है, उस दिन 5 मिनट पहले आप फोन करके बोलते हो कि रेडी है। अब तो बारात भी वापस चला गया, ठीक है, जो शादी में आया था, शादी करने के लड़का वाला लोग फैमिली सब आके खा के चला गया, ऐसा ना हो, ठीक है। सो माई पॉइंट इज वेरी सिंपल कि अगर सर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट टाइम पे पूरा ना हो, ठीक है, तो क्या उसके अगेंस्ट में कुछ रेमेडीज अवेलेबल है? तो हम लोग यहाँ पर दोनों एंगल समझेंगे। तो यहाँ पर जो ब्रीच कर रहा है और जिसके साथ ब्रीच हो रहा है, पॉइंट टू बी नोटेड सर, हाँ, एक पार्टी ब्रीच करता है और एक पार्टी के साथ वो ब्रीच होता है। तो जिसके साथ वो ब्रीच हो रहा है ना सर, उसे कहते हैं एग्रीव पार्टी। क्या बोलते हैं उसको? एग्रीव पार्टी। एग्रीव पार्टी माने जिनके साथ धोखा हो रहा है या जिनका कुछ लॉस हो रहा हो, ठीक है। ऐसे सिनारियों में जिनका लॉस हो रहा है वो लॉस क्लेम कर पाएगा? अगर क्लेम कर पाता है तो कितना क्लेम कर पाएगा? क्लेम करने का कोई तरीका है क्या? क्या कुछ भी अनप शनप क्लेम करे कि मेरा इतना, मेरा करोड़ों का लॉस हो गया, मेरा लाखों का लॉस हो गया, या फिर मेरा तो इज्जत का फालूदा निकल गया, ठीक है, मेरा प्रेस्टीज वैल्यू गिर गया, मेरा गुडविल खराब हो गया। सर अगर किसी का प्रेस्टीज वैल्यू, इज्जत का फालूदा, ये सब हो जाता है तो उसका वैल्यूएशन कैसे होगा? सर लॉट्स ऑफ थिंग, बोलने के लिए बहुत कुछ है। चलो ठीक है, देखते हैं, किताबी बात करते हैं, नहीं तो मेरा ये सब हवाबाजी का बात सुनते सुनते आप लोग पागल हो जाओगे। सर पागल, पागल तो मत बनाओ, हम लोग सब ऐसे ही सब एक एक पागल है। ओके सर। अच्छा मेरा आवाज़ क्लियर था? मैं तो माइक के सामने नहीं दिया था। जो भी हो, मैं खुद पागल हो गया। तो बेसिकली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको आज मैं बताऊंगा, ठीक है। जैसे लास्ट दिन जब डिस्चार्ज समझाया था, तो डिस्चार्ज के एकदम एंड पे आके हम लोग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ही बात किए थे। डिस्चार्ज, डिस्चार्ज मैंने सबको अपना अपना लाइबिलिटी पूरा करना है या तो लाइबिलिटी को बीच में छोड़ना है, ठीक है। मैंने हम काम को पूरा नहीं कर पाते। एक सेकंड होल्ड करो तो सर, एक सेकंड।
चलो मैं आपको दिखाता हूँ, सारा चीज़ बताता हूँ। रेमेडीज, एक सेकेंड। ये सब लास्ट क्लास में बोला था ना सर, कि अगर थर्ड पार्टी से डिफॉल्ट हो जाए, स्ट्राइक लॉकआउट हो जाए, ये सब चीज़ लास्ट दिन में बोला था। ठीक है, यहाँ पर देखो ब्रिच, ठीक है, व्हाट इज मेंट बाय डिस्चार्ज बाय ब्रिच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज बाय ब्रिच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सिंपल मतलब होता है सर कि कॉन्ट्रैक्ट ब्रिच हो गया तो डिस्चार्ज हो गया। डिस्चार्ज बने बिना परफॉर्मेंस का डिस्चार्ज हुआ। कैसा डिस्चार्ज सर? विदाउट एनी परफॉर्मेंस, कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है, जिस पर्पज में कॉन्ट्रैक्ट या डील हुआ था वो डील पूरा नहीं हुआ, डिस्चार्ज हो गया। ये चीज लास्ट क्लास में थोड़ा सा लास्ट में मैंने बोला था। A contract is said to be, a contract is said to be, the contract is said to be discharged by breach of contract if any party to the contract refuses or fails to perform his part of contract or by his act makes it impossible to perform his obligations under the contract. A breach of contract may occur in following two ways. Normally breach of contract दो कारण से देखने को मिलता है। Normally breach of contract टू रीजंस देखने को मिलता है। क्या क्या रीजंस है, चलो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दो बात यहाँ पर कहा गया था सर। एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑकर्स व्हेन पार्टी डिक्लेयर्स हिज इंटेंशन ऑफ नॉट परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द परफॉर्मेंस इज ड्यू। माने कोई भी काम को करने के लिए ना एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि भाई, जैसे मानो अगर कोई किसी को बोलते है कि भाई तेरा काम ना मैं 10 तारीख तक कर दूंगा, सपोज आज 24 तारीख है, ठीक है, आपने किसी के साथ कोई डील किया था और डील का जो ड्यू डेट है, कि ड्यू डेट मानो बाय 30th जून, सपोज किसी ने आपको बोला कि आपका काम कर देगा, तो बाय 30th जून आने से पहले अगर कोई पार्टी बोलता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, बिफोर 30th जून विल अपीयर, 30 जून अपीयर होने से पहले ही वो बोल रहे हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। एंटिसिपेटरी ब्रीच बने पहले से ही किसी चीज को एंटिसिपेट कर लेना कि नहीं हो पाएगा। Anticipatory breach of contract occurs when the party declares his intention of not performing the contract before the performance is due. आप ऐसा बोल सकते हो कि एग्जाम आने से पहले ही, बिफोर एग्जाम, एग्जाम का एक ड्यू डेट होता है। सपोज किसी का एग्जाम है जुलाई के 15 से, एग्जाम्पल के तौर पे, तो अगर 15 जुलाई को एग्जाम है और 15 जुलाई का एग्जाम आने से पहले ही कोई डिसाइड कर लेता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, तो इसका मतलब है कि आप खुद के साथ एक तरह का एग्जाम के साथ ब्रीच कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि पहले आपने एग्जाम का फॉर्म फिलअप किया था, ठीक है, आपने पहले एग्जाम फॉर्म फिलअप किया था, एग्जाम का फॉर्म फिल करके आपने इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इनके साथ आपने एक डील किया था कि भाई हम एग्जाम देने आएंगे। बट जैसे ही 15 जुलाई आया, उससे कम से कम 10 दिन पहले, ठीक है, या फिर 15 दिन पहले आपने डिसाइड किया भाई हमसे तो नहीं हो पाएगा, हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ थिंग इज कॉल्ड एंटिसिपेटरी ब्रीच, ठीक है। ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग मैं ये सब माथा खराब वाला एग्जांपल दे रहा हूँ, बट आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है, कि आपसे नहीं होगा ये कब पता चला, डेट आने से पहले, ठीक है। इंटेंशन ऑफ नॉट परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द परफॉर्मेंस इज ड्यू। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑकर्स इन द फॉलोइंग टू वेज। एक्चुअल ब्रीच कैसे होता है? जिस दिन डेट का ड्यू है उस दिन आप नहीं जाते हो, ऑन ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस, on due date of performance. If any party to a contract refuses or fails to perform his part of the contract at the time of fixed for performance, it is called the actual breach of contract on due date of performance. जिस दिन देना था फेलियरिटी उस दिन हुआ। जैसे अभी आपको मैं टेलर का एग्जांपल दे रहा था। टेलर मानो घर पे शादी है, मैरिज फंक्शन है घर पे, से फॉर एग्जांपल मैरिज फंक्शन का डेट निकला है मानो 30 जून को, ठीक है। टेलर ने आपको बोला था कि बाय 26 जून वो आपको आपका सूट, ब्लेजर, लहंगा, व्हाटएवर, धोती, कुर्ता, ठीक है, जो भी है, आप जो भी हम लोग इंडियन शादी में अलग अलग स्टेट में पहना जाता हो, ठीक है, 26 जून के अंदर आपको ये डिलीवर करेगा। सो 26 जून को आके वो टेलर बोलता है कि नहीं हो पाएगा। तो इफ एनी पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट, या फिर ऐसा भी हो सकता है, अब हर बार टेलर को ही क्यों मैं गलत ठहराऊं,
ठीक है, मानो 26 जून आ गया, टेलर ने रेडी करके रख दिया, ऐसा भी तो होता है, टेलर ने रेडी कर दिया अपने पार्ट से, लेकिन जो बंदा ने अपना सूट या ब्लेजर दिया था, ठीक है, जिसने अपना ब्लेजर दिया था, वो ब्लेजर का पार्टी जो है वो लेने नहीं पहुंचा, या फिर पेमेंट भी बाकी रख दिया, है ना, पेमेंट ड्यू रख दिया 26 तारीख को, जिस दिन परफॉर्म करना था डिलीवरी में, बाकी पेमेंट करना है, वो ड्यू रख दिया। सो इट इज कॉल्ड एन एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस बने कोई भी काम करते करते बीच में छोड़ देना। If any party has performed a part of the contract and then refuses or fails to perform the remaining part of the contract, आधा काम करते करते छोड़ देना, it is called an actual breach of contract during the course of performance। काम ले लिया था, चल रहा था, लेकिन बीच में सर कभी कभी अवॉइडेबल, मैंने कभी कभी ये जानबूझ के होता है, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि सिचुएशन ही ऐसा हो जाता है कि पार्टी को काम छोड़ना पड़ता है, लेकिन बिजनेस के एंगल से ब्रिज इज ऑलवेज अ ब्रिज, ठीक है, बीच में छोड़ देने से ऑपोजिट पार्टी का, ठीक है, प्रॉब्लम तो होगा सर। अगर टेलर ने मैरिज फंक्शन पार्टी को अगर नहीं दिया तो ये टेलर की तरफ से प्रॉब्लम, गलती है ना, ब्रीच है। और अगर मैरिज फंक्शंस का जो जिनका मैरिज घर में पार्टी था, उन्होंने अगर टेलर को पेमेंट नहीं किया या ब्लेजर लाने नहीं किया, तो ये इनके तरफ से ब्रीच है। तो ब्रीच तो किसी के एंगल से भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ब्रीच एक ही एंगल से होता है कि ऑलवेज सेलर को ही काटगरा में रखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैंने हम ऐसा नहीं बोल सकते भाई सेलर नहीं धोखा दिया, भाई बायर भी धोखा देता है ना, पैसा देने के नाम पे और फिर आया नहीं पैसा देने के लिए, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो नॉर्मली कॉन्सिक्वेंस क्या होता है जब एक कॉन्ट्रैक्ट ब्रिच हो जाता है, ठीक है। ब्रिच का सिंपल बात है सर, इन सिंपल मतलब याद रखने के लिए बोल रहा हूं, जो वादा किया था निभाना पड़ता है, पर जब निभाया नहीं गया, ठीक है, जब वादा निभाने में दिक्कत हो गया। द एग्रीव्ड पार्टी, मैं बोला ना आपको, द पार्टी नॉट एट फॉल्ट, जिनका गलती नहीं है उन्हें कहते हैं एग्रीव्ड, याद रखेगा सर आप लोग, हाँ, जिनसे गलती नहीं हुआ है, जिन्होंने धोखा नहीं दिया है, जिनके साथ धोखा हुआ है। आप लोगों के हिसाब से अगर एग्जांपल दूं तो काइंड ऑफ रिलेशन उसने तोड़ा, ठीक है, ये आप लोगों का कप ऑफ टी वाला एग्जांपल दे रहा हूं, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। एक सेकेंड सर, एक सेकेंड, किसी ना किसी का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, पता नहीं क्यों। अच्छा तो बात समझ रहे हो, मैंने अगर किसी के साथ किसी का रिलेशन था, अब तुमने रिलेशन नहीं तोड़ा, उसने तोड़ा है, अब वो कौन है वो तो आपको पता, ठीक है। दोस्ती भी हो सकता है, रिलेशन का मतलब हमेशा आप लोग जिस तरह का रिलेशन को सोचते हो, इट्स नॉट ऑलवेज लाइक दैट, ठीक है। दोस्ती, उसने तोड़ी दोस्ती या उसने तोड़ा दोस्ती, वो जो भी हो, ठीक है, लेकिन जिन्होंने नहीं तोड़ता है वो एग्रीव्ड होते हैं, जिनके साथ खराब होता है वो एग्रीव्ड होते हैं, ठीक है। हमें तो लूट लिया, समझे सर, ठीक है, हमें तो लूट लिया। कौन लूटता है सर? अपनों ही लूटता है, ठीक है। कौन लूटता है सर? अपनों ही अपनों को लूटता है। सर क्या बात कर रहे हो, हम लोग तो जानते हैं कि अपने हमेशा साथ होते हैं। सर आप जिसको अपना समझते हो वही लूटेगा। सर ऐसा कहाँ हुआ है सर? ये सब बात नहीं करना चाहिए ज़्यादा, चलो कोई बात नहीं। इवन एक्चुअली लॉ में ये सब चीज़ें होता है सर, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है। मैं बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में वापस जब सबको पढ़ाऊंगा तो वापस डिस्कस करूंगा। देयर इज अ कॉन्सेप्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस माने कोई किसी को धोखा देता है या फिर जबरदस्ती करता है, ठीक है। धोखा नहीं बोलेंगे, जबरदस्ती। जबरदस्ती माने आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है या फिर आपको एक्सेप्ट नहीं करना है, बट किसी भी तरह से आपके साथ एक, जैसे एग्जांपल के तौर पे, से फॉर एग्जांपल मैं आपका टीचर हूँ, ठीक है, और मैं अगर चाहूँ तो आपके साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ। कैसे? सर कुछ नहीं सर, भरोसा का फायदा उठा के। माँ बाप भी बच्चों के साथ कर सकता है, टीचर स्टूडेंट के साथ कर सकता है, डॉक्टर पेशेंट के साथ कर सकता है। मैंने बेसिकली जो बदमाश है, सिंपल बात है, जो बेसिकली बदमाशी करेगा, ठीक है, जो बेसिकली बदमाशी करेगा। सो अपना औहदा का फायदा उठा के काफी लोग एक दूसरे को लूटते हैं, उसे अनड्यू इन्फ्लुएंस कहते हैं। चलो ठीक है,
तो कंसिक्वेंस क्या हो गया, इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज ऑब्लिगेशंस, ठीक है। अगर एग्रीड पार्टी का क्या होगा, अगर मानो ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, चाहे वो बिजनेस डील हो या कुछ भी, अब बी ने ए को धोखा दिया, ठीक है, बी डन अ ब्रिज विथ ए, ठीक है, ब्रिज बी से हुआ है ए से नहीं, तो फिर ए इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज ऑब्लिगेशंस, क्योंकि धोखा बी ने दिया है तो ए भी अपना पार्ट का काम नहीं करेगा। जब धोखा बी से हुआ है तो फिर ए क्यों अपना माथा खराब करे, है ना। पॉइंट बी, मैंने जो ए है सर, ए इज एंटाइटल्ड टू प्रोसीड अगेंस्ट द पार्टी एट फॉल्ट। इवन ए चाहे तो बी के अगेंस्ट में भी जा सकता है, अगेंस्ट में माने केस कर सकता है कि भाई हमें तो वादा किया था, हमें तो टाइम पे पेमेंट करने का वादा किया था, या फिर हमें गुड्स भेजने का वादा किया था, तो वो पार्टी के अगेंस्ट में जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने बेसिकली डिस्चार्ज जिसके तरफ से गलती नहीं हुआ है उनके तरफ से डिस्चार्ज हो गया, बट बी के तरफ से डिस्चार्ज नहीं हुआ सर। तो वेरियस रेमेडीज अवेलेबल टू एन एग्रीड पार्टी हैव बीन डिस्कस्ड इन डिटेल्स। चलो अब ये रेमेडी के बारे में बात करेंगे। कौन सा रेमेडी सर? सर अगर बिजनेस पे कोई किसी को धोखा दे दिया तो उनके पास क्या रेमेडी है, ठीक है। अगर बिजनेस में कोई किसी को धोखा दे दिया तो जिनके साथ धोखा होता है उनको क्या रेमेडी है, ठीक है। तो वही चीज मैं आपको अभी समझाने के लिए थोड़ा सा माथा खराब करने वाला हूँ। आई होप कि आप लोग धीरे धीरे समझ रहे हो। स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिस्टरबेंस चल रहा था, ठीक है, इधर उधर का, ठीक है। आई होप कनेक्ट हुआ है। अब रिदम जब तक नहीं मिलता है ना, मेरे को भी ठीक समझ में नहीं आता है कि मेरे को भी ऐसा फील होता है कि शायद मैं अब तक पहुंच नहीं पा रहा हूँ। सर कैसे पहुंचोगे, हम लोग तो ऑनलाइन में हैं। अरे सर वो पहुंचने का बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात कर रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? देखो एकदम सीधी बात, नो बकवास। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एकदम सिंपल आपको एक डेफिनेशन देता है। क्या डेफिनेशन देता है, प्लीज लुक एट सर। A breach of contract occurs if any party refuse or fails to perform his part of the contract. अगर कोई भी पार्टी अपना ड्यूटी निभाने से ना कर दिया तो, ठीक है, बिजनेस के बात कर रहा हूँ सर। यस सर, गुड इवनिंग। ठीक है, ये बिजनेस के एंगल से हो सकता है, सामाजिक विषय में भी हो सकता है, किसी भी मैटर में। जो पार्टी, दोनों पार्टी में कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर एक पार्टी बोल दिया कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा या फिर हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, कि हम यार करते पारबो ना, ठीक है, আমার দ্বারা হচ্ছে না, আমি পারবো না, असंभव ব্যাপার, ऐसा बोलते हैं ना सर, ठीक है, जो करना है कर लो, हमसे तो नहीं हो पाएगा। A breach of contract occurs if any party refuses or fails to perform his part of the contract or by his act makes it impossible to perform his obligation under the contract। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज आप लोन लेते हो, क्या लेते हो? लोन। क्या लोन सर? बैंक लोन, ठीक है। किस पर्पस में? ऐसे फॉर एग्जाम्पल एक कार खरीदने के लिए। कार खरीदने के टाइम पे तो आपके पास पैसा था, बट ड्यू टू एनी रीजन आपका थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया, थोड़ा नहीं ज़्यादा हो गया, ठीक है, या फिर आपने प्रॉपर फाइनेंस को मैनेज नहीं कर पाए और आपका क्या हो रहा है कि लोन फेलियर हो रहा है। क्या हो रहा है सर? लोन रीपेमेंट फेलियर हो रहा है, लोन रीपेमेंट में फेलियरिटी आ रहा है। तो अगर आप लोन रीपेमेंट में फेलियरिटी हो रहा है तो सर यहाँ पर दो पार्टी था, वन इज यू एंड अनदर पार्टी इज बैंक, ठीक है, वन इज यू एंड अनदर इज बैंक। तो अगर आप बैंक को टाइमली लोन रीपे नहीं करते हो तो ये आपके तरफ से फॉल्ट है। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑकर्स इफ एनी पार्टी रिफ्यूज और फेल्स टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और बाय हिज एक्ट मेक्स इट इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशंस। इम्पॉसिबल टू परफॉर्म माने आप अगर बैंक को टाइमली रीपे नहीं करते हो तो ये इम्पॉसिबल हो रहा है ना ऑब्लिगेशंस परफॉर्म करने में। ऑब्लिगेशंस माने जो आपका एक नैतिक दायित्व है सर, जो आप नहीं कर रहे हो। इन केस ऑफ ब्रीच द एग्रीड पार्टी, यहां पर एग्रीड कौन हो जाएगा? अगर आप लोन लेके लोन रिपे नहीं करोगे तो बेचारा बन जाएगा बैंक। तो वेरी सिंपल। तो एग्रीड पार्टी माने बेचारा, ठीक है, जिसको आपने बेचारा बना दिया लोन लेने के बाद ना देके, ठीक है। द पार्टी नॉट एट फॉल्ट, जिनका गलती नहीं है। जैसे बैंक का तो गलती नहीं है, बैंक ने तो आपको लोन दिया भाई, आपने जब लोन मांगा बैंक ने दिया, आपका सारा पेपर क्लियर किया, आपका सिविल स्कोर देखा, सब कुछ ठीक था, बट बाद में बैंक को भी समझ में नहीं आया कि पार्टी धोखा दे देगा, ठीक है। द एग्रीड पार्टी इज रिलीव्ड फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज ऑब्लिगेशंस एंड गेट्स ए राइट टू प्रोसीड अगेंस्ट द पार्टी एट फॉल्ट। सपोज बैंक ने आपको 50% लोन दिया था, 50% बाकी है,
लेकिन 50% मैंने से फॉर एग्जांपल आपसे बैंक का बात हुआ था कि 20 लाख का लोन चाहिए आपको, ठीक है, 20 लाख का लोन चाहिए, मे बी थोड़ा सा महंगा कार में जा रहे हो आप, मे बी टोयोटा का कुछ होगा, क्या बोलते हैं उसको, 20 लाख का कौन सा कार आता है, टोयोटा, टोयोटा या फिर BMW, BMW नहीं आएगा, क्या नाम है इसका, एक कंपनी का नाम भूल रहा हूँ सर, अरे टोयोटा है, जो भी हो, चलो यार मेरे को इतना कार का सर ब्रांड, बात कर रहे हो क्या सर आप? हाँ क्या आ जाएगा 20 लाख में, बोलो बोलो। सर MG MG, MG हेक्टर, ऐसा एक ब्रांड है ना MG हेक्टर बोल के, मॉरिसन गैराज, मॉरिसन गैराज, ठीक है, चलो MG, तो चाहे MG का कार हो या फिर जो भी, 20 लाख का एक कार है, उसके लोन पे ले रहे हो आप, तो बैंक ने बोला था 10 लाख अभी देंगे, बाकी 10 लाख बाद में देंगे, ठीक है, तो बैंक ने 10 लाख दिया आपको, लेकिन आप टाइम पे इंटरेस्ट एंड EMI नहीं भर रहे हो, तो बैंक आपका बाकी लोन जो देने का वादा किया था वो रोक दिया। ये राइट आ जाता है सर, अगर एक पार्टी परफॉर्म नहीं करता है, ब्रिज करता है, तो अपोजिट पार्टी भी अपना जो ऑब्लिगेशन, जो वादा उसने भी किया था कि हाँ हम आपको 20 लाख लोन देंगे, तो वो भी अपने ऑब्लिगेशन से मुकर सकता है, सिंपल बात है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, सारा काम तो आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है, इट्स नॉट अबाउट वन पार्टी, इट्स ऑल अबाउट बोथ दी पार्टीज, ठीक है, बोलते हैं कि एक हाथ में ताली नहीं बजता है, ताली के लिए दोनों हाथ चाहिए, दैट्स ट्रू। अच्छा चलो, तो पॉइंट इज वेरी सिंपल हुआ ना सर, कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट occurs if any party refuses or fails to perform his part of the contract or by his act makes it impossible to perform his obligation under the contract. In case of breach, the aggrieved party माने जिनका कोई गलती नहीं है, aggrieved party माने जिनका कोई गलती नहीं है, ठीक है, is relieved from performing his obligations and gets the right to proceed against the party at fault. A breach of contract may arise in two ways. Normally दो कारण से आता है, जिसके बारे में आपको अभी कुछ देर पहले मैं समझा रहा था, एंटिसिपेटरी एंड एक्चुअल। चलो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशंस को समझते हैं विद एग्जांपल्स, जो आपको जानने के लिए बहुत जरूरी है, एग्जाम में वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस भी पूछते हैं यहाँ से। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से कभी कभी तो सर CA फाउंडेशंस में, CMA इंटरमीडिएट लेवल में, एज वेल एज CS एग्जीक्यूटिव में 5-10 नंबर, कभी कभी 15 मार्क्स भी सिर्फ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को कनेक्ट करके पूछ लेता है, तो नेग्लेक्ट मत करना सर कॉन्सेप्ट। अच्छा, मीनिंग ऑफ एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंटिसिपेटरी ब्रीच occurs when the party declares its intentions of not performing the contract before the performance is due. Thus, when a party refuses to perform a contract even before it is due for performance, it is called anticipatory breach. मैंने पहले से ही भाप लिया, हमसे नहीं हो पाएगा। एक farmer agrees to sell Y his entire crop of 10 tons of wheat. क्रॉप मैंने जानते हो ना, জমিতে যে শস্য হয় সেগুলোকে क्रॉप বলে, ঠিক আছে। एक से फार्मर एग्रीज टू सेल टू बाय हिज एंटायर क्रॉप, सपोज जो भी क्रॉप, धान, चाल, आटा नहीं सॉरी, व्हीट, ठीक है, या डिफरेंट काइंड ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, बार्ली, मिलेट्स, ठीक है, व्हाटएवर, ठीक है। ऐसे हमारे देश में तो पहले मिलेट्स ही ज़्यादा उगाया जाता था, व्हीट हमारे देश में उतना नहीं होता था। आज तो सर हाइब्रिड प्रोसेस में व्हीट उगाया जाता है, बट इंडियन कल्चर में एक्चुअली राइस इंडियन कल्चर में ऑलवेज था, बट व्हीट का यूज़ नहीं था। हम लोग ज़्यादातर मिलेट खाते थे, मिलेट, ज्वार, बाजरा, रागी, आई डोंट नो आप लोग ये सब जानते हो कि नहीं जानते, बट जानना चाहिए, ठीक है। इंडिया में व्हीट का जो सब्सटीट्यूट हम लोग हमेशा यूज़ करते थे वो सब बेसिकली मिलेट्स होता था, ठीक है। लेकिन फिर एक्चुअली क्या हुआ ना, जब इंडिया में इंडिपेंडेंस हुआ, ब्रिटिश हम लोगों को एकदम लूट के चला गया, और सिर्फ लूटा ही नहीं, साथ में तोड़ के चला गया, ठीक है। तोड़ने के कारण क्या हुआ, एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ बांग्लादेश नहीं था, दोनों ही पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान। बांग्लादेश से भी इंडिया का एक बहुत बड़ा हिस्से को मैंने खाने का अनाज मिल जाता था, जो बांग्लादेश खुद खाने के बाद भी लोगों को खिला सकता, इसका सब हिस्टोरिकल प्रूव है। लेकिन ऊपर से गरीब हो गए हम लोग, और गरीब होने के बाद तो ऐसे ही, गरीबी में क्या बोलते हैं, आटा गीला, ठीक है, लेकिन आटा ही नहीं था। फिर गवर्नमेंट ने सोचा कि इतना बड़ा पॉपुलेशंस को खाना खिलाना है, मिलेट से नहीं हो पाएगा, तो फिर ग्रीन रिवोल्यूशंस के नाम लोग उसको पढ़ते हो, एक इनोवेशंस लाया गया हाइब्रिड मोड पे, कम जमीन में, ठीक है, लेस लैंड पे मैक्सिमम क्रॉप
व्हीट प्रोडक्शन कैसे किया जाए, फिर माथा उधर लगा के फिर सबको व्हीट खिलाना चालू कर दिया। ठीक है, आजकल आप लोग आटा मैदा हम सभी को ही खाते हैं सर, ऐसा नहीं है, बट वो जो भी हो आपको एक प्रूफ बता कि इंडिया में नॉर्मली व्हीट का कल्चर नहीं था। ओके सर, शायद ये बहुत कम लोग इसको मैंने बिलीव करेगा कि सर आटा नहीं खाते थे हम लोग, आटा खाते थे, पर मैं व्हीट का आटा का बात कर रहा हूँ। आटा तो किसी भी चीज को बोला जा सकता है, चावल का भी आटा होता है। आटा इज नॉट ओनली रिलेवेंट विद व्हीट का आटा, जो भी हो। एक से फार्मर एग्रीज टू सेल टू बाई हिज एंटायर क्रॉप ऑफ 10 tons of wheat at the rate 8,000 per ton to be delivered on 20th October। लेकिन 20 अक्टूबर को देना है, 1 अक्टूबर को X इन्फॉर्म हुआ that he is not going to supply the goods। X has committed anticipatory breach of contract by express repudiations। मैंने रिजेक्ट कर दिया, एक्सप्रेसली रिजेक्ट कर दिया। सर ये तो बहुत भयंकर बात है। हाँ सर, 20 तारीख को ड्यू डेट था, 1 तारीख को ही बोल रहे कि हम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो अगर ड्यू डेट आने से पहले आप रिजेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो इसे कहते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच, जो मैं तब से आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं। When a party to a contract has disabled himself from performing his promise in its entirety, मैंने कंप्लीट तरीके से, कोई एक पार्टी अपना काम करने से पहले से ही बोल रहे कि भाई हम नहीं कर पाएंगे। एक से फार्मर एग्रीज टू सेल टू बाय हिज एंटायर क्रॉप ऑफ 10 tons of wheat of 8,000 per ton to be delivered on 20th October। 1st October एक sold this entire crop to Z। उसको बेचना था Y को, बट वो Z को बेच दिया 10,000 टका में। एक्सेस कमिटेड एंटीसिपेटरी ब्रीच। यहाँ पे तो धोखा हो गया ना, आपसे प्यार का वादा करके किसी और से भाग गया तो क्या हालत होता है, यहाँ पर कुछ वैसा ही हुआ है। एक सोल्ड हिज एंटायर क्रॉप टू Z, ठीक है, जस्ट बिकॉज उसका पैसा, उसने ज्यादा पैसा दिया। हाँ, जस्ट बिकॉज उसने ज्यादा पैसा दिया तो तुम 8,000 की जगह 10,000 मिल रहा है बोल के कमिटमेंट तोड़ देगा। हाँ, तो ये ब्रीच है, धोखा है, एकदम सीधा सीधा धोखा है। ठीक है, क्योंकि आपका सैलरी कम है, इसलिए अगर कोई आपको छोड़ के किसी और के साथ चला जाए, काइंड ऑफ हुआ ना। सर ये सब क्या बात हो रहा है सर, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ठीक है, नॉर्मली आजकल ये सब कॉन्सेप्ट चलता है ना, जिसका पॉकेट मोटा, ठीक है, प्यार भी उसी को मिलता है, जिसका पॉकेट पतला उसको प्यार नहीं मिलता। ठीक है सर, ऐसा भी होता है क्या? सर होता है कि नहीं पता नहीं, पर देखने को काफी मिलता है। ठीक है, पॉकेट को मोटा करो, कैसे? पैसा। चलो से पार्ट, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, कनेक्टेड है इसलिए बोला, लेकिन ब्रिज है सर, धोखा है, वो तो सोशल मैटर है, उसमें केस नहीं बन सकता। ठीक है, दिल तोड़ने का क्या काम ही होगा। ठीक है, हाँ, शादी करके नहीं भाग सकता। ठीक है, शादी से पहले कोई किसी का दिल तोड़ ही सकता है, लेकिन उसका जवाब कौन देगा, वो तो ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन यहाँ पर तो बिजनेस का खेल है, कॉन्ट्रैक्ट है, प्रूव है, कोई सामाजिक मैटर नहीं है, आराम से केस करो भाई। ठीक है, आराम से केस करो, समझ रहे सर, आप केस कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट, 2 ऑप्शंस अवेलेबल टू एग्रीड पार्टी। अब क्वेश्चन उठता है, जब आपको कोई धोखा दे देता है, आप क्या करोगे? नहीं चिल्लाएंगे, हमसे धोखा हो गया, हमें तो लूट लिया। ठीक है, चिल्लाएंगे। हाँ सर चिल्लाओ, बट कैसे चिल्लाना है वो भी समझाने का कोशिश कर रहे हैं। इन केस ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच, द एग्रीड पार्टी हैज द फॉलोइंग 2 ऑप्शंस। अब ऐसे हालत में भी ऑप्शन दे रहे हैं जिनके साथ धोखा हो रहा है या फिर जिनका कोई गलती नहीं है। ऑप्शन 1, he can resign the contract and claim damages for breach of contract without waiting until the due date of performance। 20 तारीख डेट था ना सर, 20th तक वेट मत करो, 1 तारीख को ही रिसाइन कर दो, मैंने कैंसिल कर दो। ठीक है, और डैमेज भी ले जाओ। डैमेज कैसे क्लेम होगा सर? ये कोर्ट ऑफ लॉ में अगर पहले से आपको पता है कि इसका एक कैलकुलेशन होता है कि भाई कितना अमाउंट तुम्हें मिलने वाला था। ठीक है, जस्ट बिकॉज उसने किसी और को बेच दिया, तो मार्केट में आपको, अगर मार्केट में आपको किसी और से खरीदना पड़ रहा है, तो अगर ज्यादा दाम में खरीदना पड़ रहा है तो वो एक्सेस अमाउंट देना पड़ता है सर। ठीक है, मैं इसको सिंपल तरीके से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। सपोज यहाँ पर एक्स ने 8,000 टका में डील किया था ना वाई के साथ, और बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट किया था। ठीक है, इसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, डील हुआ था मार्केट में, इसके बोलते हैं एक्चुअली ये सब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में होता है। ठीक है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में या फिर नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में भी हो सकता है। 8,000 का बात हुआ था, अब मार्केट में जिस टाइम पे 20 अक्टूबर में या 1 अक्टूबर के टाइम पे सेम प्रोडक्ट मार्केट में मे बी 9,000 में मिल रहा है पर टन।
अब मानो जरूरत तो 1 टन का नहीं होता है, मे बी 20 टन का हो सकता है। अगर 20 टन माल मार्केट में 1000 टका एक्स्ट्रा दाम पे चल रहा है, तो अगर एक्स वाई से 8000 का डील कर लिया था और वाई ने भी एक्स को देने का वादा कर दिया था, ऐसे हालत में एक्स को बिजनेस तो करना है और तब वाई से तो नहीं ले पाएगा बिकॉज वाई ने तो जेड को बेच दिया। ऐसी हालत में कोर्ट क्या डिक्लेयर करेगा कि एक्स का लॉस कितना है? सर एक्स का लॉस उतना होगा जितने का मार्केट में उसका लॉस हो जाएगा। कैसा लॉस? कि अगर 20 टन सामान है और 1000 टका करके पर टन में अगर उसको ज्यादा मार्केट में मिल रहा है तो उसको तो खरीदना पड़ेगा। 8000 की जगह अगर 9000 करके मिल रहा है तो 9000 करके खरीदना पड़ेगा। तो 20 टन माल में 20000 टका उसका लॉस हो जाएगा। ये 20000 का लॉस कोर्ट उसको बोल सकता है कि भाई वाई आप एक्स को दे दो, क्योंकि आपके कारण एक्स को लॉस हुआ है। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हेलो, Yes, sir. है ना? यस थैंक यू सर। ऐसे ही होते हैं सर, सिंपल सिंपल मैटर है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स करके सोचने का जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट, ऑप्शन 2, ही मे ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज ऑपरेटिव। अच्छा, यहाँ पर डेट क्या है? 1 अक्टूबर और 20 अक्टूबर। 1 अक्टूबर और 20 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ, मैंने बेसिकली ब्रीच हुआ है। 20 अक्टूबर अभी भी आने बाकी है सर। 20 अक्टूबर आने में देरी है, जब 20 अक्टूबर आने में देरी है तो एक्स वेट कर सकता है ना। एक्स वाई को बोल सकता है, सॉरी वाई एक्स को बोल सकता है। क्या बोल सकता है? कि भाई तू, तेरे पास अभी भी 19 डेज हैं, ठीक है, तू थोड़ा देख ले अगर हो पाएगा तो। He may treat the contract as operative and wait till the due date of per performance and claim damages. उसके बाद डैमेज क्लेम करो, ड्यू डेट तक देख लेते हैं कि ड्यू डेट तक देता है कि नहीं देता। इफ द प्रॉमिस स्टिल रिमेन्स अनपरफॉर्म्ड, 19 डेज स्टिल अवेलेबल है ना उसके पास, तो वो ड्यू डेट तक वेट करेगा, फिर ड्यू डेट के बाद वो बेसिकली जा सकता है ब्रीच के कारण, मैंने बेसिकली डैमेज क्लेम के कारण, डैमेज क्लेम के कारण वो कोर्ट में जा सकता है। तो ऐसे सिचुएशंस समझे? अच्छा, कॉन्सिक्वेंस ऑफ ट्रीटिंग कॉन्ट्रैक्ट एज ऑपरेटिव। नाउ यहाँ पर एक और पॉइंट आ जाता है। ऑपरेटिव माने जब किसी भी चीज को, हाँ बोलो। यस सर, ड्यू डेट से अगर 5 मिनट पहले अगर ब्रीच कर दे तो? सर 5 मिनट पहले भी करे तो भी वो एंटीसिपेटरी हुआ ना। ड्यू डेट आने से, ड्यू डेट के दिन करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्चुअल ब्रीच। 5 मिनट पहले करे तो एंटीसिपेटरी ब्रीच। यहाँ पर मैं 20 डेज का डिफरेंस रखा, अगर 5 मिनट का भी डिफरेंस होता, मैंने 20 तारीख तू जैसा क्वेश्चन कर रहा है रोशन, ठीक है, मान कि 20 तारीख जो है, डेट जो है 20 अक्टूबर रात को 12 बजे, ठीक है, 20 अक्टूबर कब होता है? 11:55 में अगर कोई ब्रीच करे, ऐसा बोल रहे हैं ना? जी सर। 19 अक्टूबर में 11:55 में अगर ब्रीच करे तो उसको एंटीसिपेटरी बोलेंगे। और क्या, एक दिन वेट करेगा, 5 मिनट वेट करेगा, 5 मिनट वेट करेगा, ऑपरेटिव रखेगा उसको, 5 मिनट ऑपरेटिव रहेगा 19 डेज की जगह। 2 मिनट, 1 मिनट भी पहले कर सकता है, 1 मिनट ऑपरेटिव है, 1 मिनट टाइम दे रहा हो भाई, देख हो जाएगा तो नहीं होगा, 1 मिनट भी टाइम हो सकता है ना, ठीक है सर। ट्राई टू अंडरस्टैंड इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड, ऐसे 5 मिनट 1 मिनट नहीं होता है, ये सब केस में टाइम लगता है और टाइम में ही वो सब पता चल जाता है। इट्स सिंपल भाई, जो 19 दिन में नहीं कर पाएगा वो 1 दिन में 5 दिन में क्या ही उखाड़ लेगा। रोशन, तेरे दिमाग में क्वेश्चन कुछ आता है। ओके सर, ठीक है, समझ गया ना? जी सर। ठीक है। अच्छा, ही में ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज ऑपरेटिव। कॉन्सिक्वेंस ऑफ ट्रीटिंग कॉन्ट्रैक्ट एज ऑपरेटिव। सर अगर कॉन्ट्रैक्ट को जिंदा रखा जाए, ऑपरेटिव माने जिंदा रखे, कौन? एग्रीड पार्टी। एग्रीड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को जिंदा रखना चाहता है, जिंदा माने अभी भी ऑपरेशन में रखना चाहता है, तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस है? इन केस ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच, if the agreed party treats the contract as operative and waits till the due date for performance, the consequence will be as follows. First point, promisor may perform his promise on or before the due date. जिसने प्रॉमिस किया था उसके पास टाइम है ना, 1 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर में ड्यू डेट है, 20 अक्टूबर को ड्यू डेट है।
अब 20 अक्टूबर से पहले अगर आपने मतलब जिसने प्रॉमिस किया था उसने अगर अपना प्रॉमिस रख दिया तो फिर कोई इशू नहीं है ना। ऑपरेटिव रखने का ये फायदा है, द प्रॉमिसर में परफॉर्म हिज प्रॉमिस ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस एंड द प्रॉमिसी विल बी बाउंड टू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस, है ना। जिसने प्रॉमिस को एक्सेप्ट किया था उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा प्रॉमिसी को। प्रॉमिसी माने आप और आपको किसी ने अगर प्रॉमिस किया, जे प्रॉमिसটা দেয়, जे प्रॉमिसটা देय ना নেয়। जैसे यहाँ पर क्रॉप देने का जिसने वादा किया था एक्स एंड वाई में, हु इज प्रॉमिसर? क्रॉप देने का बात कौन किया था? एक्स। सर एक्स प्रॉमिसर है ना, और वाई कौन है? प्रॉमिस को एक्सेप्ट जिसने किया था, प्रॉमिसी है गौरव। वाई एग्रीड पार्टी है सर। हाँ, यहाँ पर एग्रीड कौन है? वाई। सर তুই বললি না প্রমিস যে নেয় নয়, প্রমিস যে দেয়, প্রমিসটা एक्सेप्ट করতে, हाँ যে প্রমিসটা एक्सेप्ट করে, है ना। इसको याद रखने का एक टेक्निक पता है, थोड़ा टेढ़ा है पर अच्छा है। सपोज आपने किसी को प्रपोज किया, ठीक है, जो नॉर्मली होता है ना, तो आप जब किसी को प्रपोजल देते हो तो आप कौन बन जाते हो? जो प्रपोज करता है वो कौन है? ऐसे इसको प्रपोजल भी कहा जाता है, लॉ में भी बोला जाता है। ऐसा नहीं कि मैं आपको सिर्फ वो क्या बोलते हैं उसको यूथफुल डेज का ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। प्रपोजल जब कोई किसी को करता है तो जो प्रपोजल कर रहा है, सपोज आप किसी को पीछे से वो 14 फेब में करता है ना, पीछे से गुलाब निकाल के आगे से गुलाब हटा के कुछ भी कर सकते हैं। तो जब आप गुलाब दे रहे हो, ठीक है, तो जो गुलाब दे रहे हो वो प्रॉमिसर, और अगला अगर गुलाब नहीं लिया तो रिजेक्ट हो गया, अगर गुलाब ले लिया तो प्रॉमिसी। अब निभाना पड़ेगा उसको, ठीक है। सर कितना निभाता है? सर वही टेडी डे में स्टार्ट होता है, वैलेंटाइंस डे में खत्म हो जाता है। आई थिंक टेडी डे कब है आप लोगों को पता है, मेरे को नहीं पता, बट इतना मेरे को पता है टेडी डे से स्टार्ट होता है। सर आप सब खबर रखते हो, लग रहा है आप ही सब कुछ पालन करते हो, ठीक है, और हम लोगों को सिर्फ सुनाते रहते हो। क्या मैंने गलत बोला? हाँ, टेडी डे में स्टार्ट और 14 फेब में खत्म, ठीक है। चलो, आई होप इट्स याद रखने के लिए, जिसने प्रपोजल दिया वो है प्रॉमिसर, ठीक है। ये सब मैं बस याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, आप लोग उल्टा सीधा मत सोच लेना, ठीक है। पता चला कि सब यही सब चीजों में पड़ गए आप लोग। जिसने प्रपोजल दिया वो प्रॉमिसर, जिसने प्रपोजल एक्सेप्ट किया प्रॉमिसी, ठीक है। द प्रॉमिसर में टेक, यहाँ पर और एक चीज है सर कि प्रॉमिसर में टेक एडवांटेज ऑफ द डिस्चार्ज बाय सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी arising between the date of breach and the due date of the performance, and in such a case the promisee shall lose his right to sue for damages. माने concept is like that कि अक्टूबर 1 में ब्रीच हो रहा था, लेकिन प्रॉमिसी ने उसको अभी तक, मैंने जिसके साथ धोखा हुआ है 20 अक्टूबर तक प्रॉमिसी ने उसको क्या करके रखा? पेंडिंग रखा। अप टू 20 अक्टूबर पूरा केस पेंडिंग है। पेंडिंग माने ऑपरेटिव रख गया। अगर ऑपरेटिव है तो प्रॉमिसर, अगर इसके बीच में 19 दिन अभी भी प्रॉमिसर के पास है, अगर कुछ सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गया तो, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी माने जो एक्चुअली होना पॉसिबल नहीं था बट हो गया, माने कुछ इम्पॉसिबल हो गया, ठीक है, जैसे सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी के कारण अगर प्रॉमिसर ने अपना प्रॉमिस रख पाया तो, ऐसे होता है ना, जैसे डीडीएलजे मूवी में हुआ था, ठीक है, शादी के मंडप से भागा, ठीक है, फिर ट्रेन स्टेशन में जाके हाथ पकड़ लिया, ठीक है, प्यार होता है दीवाना सनम करके, ऐसा कुछ भी, ठीक है, मैंने समथिंग लाइक दैट। सुपरवेनिंग जो हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ भी हो जाए तो ऐसे सिचुएशंस में अगर प्रॉमिसर ने अपना प्रॉमिस रख लिया तो फिर ऐसे केसेस में प्रॉमिसी और केस नहीं कर सकता है, ठीक है। डैमेजेस के लिए मैंने राइट जो है वो राइट प्रॉमिसी का और नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए इसको सुपरवेनिंग, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, एक से फार्मर एग्रीड टू सेल टू वाई हिज एंटायर क्रॉप ऑफ व्हीट ऑफ 8000 पर टन टू बी डिलीवर्ड ऑन 20 अक्टूबर। ऑन 1 अक्टूबर एक्स इन्फॉर्म्ड वाई दैट ही वाज नॉट गोइंग टू सप्लाई फॉर द गुड्स। वाई डिसाइडेड नॉट टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। वाई ने डिसाइड किया कि इसको कैंसिल नहीं करते, वेट करते हैं, देखते हैं 20 तारीख तक एक्स ने अगर कुछ
स्पेशल कुछ कर दिया तो। और 19th अक्टूबर द एंटायर क्रॉप was destroyed by fire without the fault of either party। 19 अक्टूबर को एंटायर क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गया, फायर लग गए, किसी का भी गलती नहीं है। Since the contract has become void on the ground of impossibility of performance, Y had lost his right to sue X for damages। Very interesting part। इसलिए बोलते हैं ना, जब तक सीन खत्म ना हो, ठीक है, टिल द लास्ट सीन, जब तक सीन खत्म ना हो एक मूवी का, ठीक है, तब तक समझ में नहीं आता ना मूवी में क्या होने वाला है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है। ये वैसा वाला सीन हो गया। माने कॉन्सेप्ट इज कि एक्स वाई को 1 तारीख को बोल दिया 1 अक्टूबर को कि भाई हम आपको नहीं बेच सकते, हमसे नहीं हो पाएगा। वाई बोला, एक्स ने तो बोला, बट वाई ने इस माने ब्रिज को एक्सेप्ट नहीं किया। वाई ने ब्रिज को एक्सेप्ट नहीं किया, नॉट एक्सेप्टेड। और नॉट एक्सेप्ट का मतलब है, माने वाई कौन है, प्रोमिसी, ठीक है, प्रोमिसी ने एक्सेप्ट नहीं किया और उसको ऑपरेटिव रखा। इसका मतलब यही होता है कि अगर उसको ऑपरेटिव रख दिया प्रोमिसी ने, अब 19 अक्टूबर को क्या हुआ, पूरा का पूरा क्रॉप में आग लग गया। अब ऐसे हालत में इस क्रॉप के आग लगने के पीछे किसी का कोई हाथ नहीं है, ना तो एक्स का हाथ है ना तो वाई का हाथ है। ये तो सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटीज का हो गया, या फिर इसको आप ऐसे बोल सकते हो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। माने ऐसा कुछ हो गया कि अब परफॉर्म करना नामुमकिन है। अब ऐसे हालत में एक्स भी वाई भी एक्स से डैमेज क्लेम नहीं कर सकता और कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली यहां पर क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसको तब ब्रीच नहीं बोला जाएगा, तब ये और ब्रीच नहीं होगा, वॉइड हो जाएगा, कैंसिल। और जब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है तब और प्रोमिसी को और प्रोमिसर पे कोई डैमेज क्लेम का राइट नहीं रहता है। हेलो, आप लोग समझ रहे हो ना सर? हाँ सर। यस सर। ठीक है, इसलिए ना क्या बोलते हैं जानते हो, जैसे कई बार ऐसे होते हैं कि एग्जाम के लिए पढ़ाई किया आप लोगों ने, बट अल्टीमेटली ऐसा पता चला कि आपने सोचा कि एग्जाम ही नहीं देंगे, फॉर्म ही नहीं भरते। बट अगर आपने फॉर्म भर दिया होता और बाद में गवर्नमेंट डिक्लेयर करता कि जिसने जिसने भी फॉर्म भरा है वो सबको पास करवा दिया जाएगा, ठीक है, तो फिर ड्यू टू एनी, से फॉर एग्जाम्पल कोरोना हो गया, जैसे कोरोना में हुआ था ना, ठीक है, या फिर फ्लड आ गया, कोई सुपर कुछ ऐसा हो गया कि परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं है, गवर्नमेंट बोला कि सबको प्रमोट कर दो, ठीक है, ऑल आर प्रमोटेड टू नेक्स्ट क्लास, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट टू जिसने फॉर्म भरा है, ठीक है, जो फॉर्म नहीं भरा उसको प्रमोट नहीं किया जाएगा। कितना अच्छा होता कि बिना एग्जाम दिए हुए अगर सीएस जैसा एग्जाम पास हो जाता, कितना मजा आ जाता। अच्छा चलो सर, अमाउंट ऑफ डैमेजेस, द अमाउंट ऑफ डैमेजेस इन ईच ऑफ द ऑप्शंस एक्सरसाइज्ड बाय एन एग्रीड पार्टी विल बी कैलकुलेटेड। जैसे यहाँ पर एक चीज है, ऑप्शन एक्सरसाइज्ड एंड अमाउंट ऑफ डैमेजेस। से फॉर एग्जांपल, व्हेन द एग्रीड पार्टी रिसाइन्ड द कॉन्ट्रैक्ट एट द डेट ऑफ ब्रीच। सर अगर एग्रीड पार्टी ब्रिज के दिन ही कैंसिल कर देता, द अमाउंट ऑफ डैमेजेस विल बी इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ ब्रिज एंड द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। जैसे कि आपको मैं बोला कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 8,000 का है और मार्केट में अगर एक्स वाई को खरीदना है तो 9,000 चल रहा है, ठीक है, तो 8,000 और 9,000 के बीच में गैप कितने का है, 1,000। अब जितना टन का माल है, अगर 20 टन का डील है तो 20,000 का डैमेज क्लेम करेगा। When the agreed party does not resign the contract at the end of the breach, the amount of damages will be equal to the difference between the price prevailing on the due date of the performance and the contract price. तो यहाँ पर 2 पॉइंट आ रहा है सर। एक हो गया डेट ऑफ ब्रीच, माने जैसे इस केस में 1 तारीख को दाम, माने 1 अक्टूबर को क्या दाम है, 1 अक्टूबर को अगर मार्केट में 9,000 का दाम है, ठीक है, तो डिफरेंस क्या होगा, 1,000 का। लेकिन अगर 20 अक्टूबर को 20 अक्टूबर को अगर मार्केट में प्राइस ज्यादा हो गया, मानो 9,000 की जगह दाम चल रहा है 10,000, तो ब्रिज का वैल्यू बढ़ जाएगा। क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि जब जैसे जैसे टाइम बढ़ जाता है दाम उसका बढ़ सकता है, ठीक है। तो 8,000 की जगह 9,000 होगा तो 1,000 का 1 तारीख को 1 अक्टूबर में अमाउंट ऑफ डैमेजेस में भी 1,000 रुपीज पर टन होगा। लेकिन 20 अक्टूबर को अगर दाम उस दिन पे, अगर 20 अक्टूबर को दाम 10,000 है तो फिर 2,000 का गैप होगा
तो 2000 रुपीज पर टन का ब्रीच हो सकता है। इसलिए एक चीज का ध्यान रखना, अगर कॉन्ट्रैक्ट अभी भी लाइव है माने ऑपरेटिव है, तो ड्यू डेट को ही परफॉर्मेंस माना जाएगा। और अगर कॉन्ट्रैक्ट पहले ही रिसाइंड कर दिया है, किसने सर? प्रॉमिसी ने, तो ब्रीच का डेट का जो डैमेजेस है वही वो क्लेम कर सकता है। अब देखो कि आप बने यहाँ पर डिसीजन इज एवरीथिंग, कि आप सही टाइम पे सही क्या डिसीजन लेते हो। क्या वेट करना सही है, या फिर पहले ही ब्रीच कर देता तो अच्छा होता, ठीक है, डैमेज क्लेम मिल जाता, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट दिस सिचुएशंस, ठीक है। समझ में आ रहा है सर? ये सब बिजनेस का खेल है सर, बिजनेसमैन सोच समझ के ही डिसीजन लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखो कुछ डेटा दिया है, चलो मैं आपको समझाता हूँ। फार्मर एग्रीड टू सेल वाई his entire crop of 10 tons of wheat at the rate 8000 per ton to be delivered on 20th October. On 1st October, X informed Y that he was not going to supply the goods. Calculate the amount of damages which could be recovered by Y from X. If Y resigned when he cancelled the contract on 1st October when the market price of wheat was 10,000. Market price 10,000 है, contract price 8,000 है, difference per ton 2,000 है, quantity tons अगर 10 टन है तो amount of damages हो जाएगा 20,000, ठीक है। ये इससे पहले मैं एग्जांपल दे रहा था, अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है, उसी एग्जांपल के हिसाब से इसको सॉल्व किया गया। लेकिन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कि मानो मार्केट प्राइस इफ वाई डिड नॉट रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, अगर वाई रिसाइन नहीं करता है और मार्केट प्राइस ऑन ड्यू डेट 12,000 है और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 8,000 है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? 4,000। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का डैमेजेस कितना हो जाएगा? 40,000 पर टन, टोटल 40,000। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एंटिसिपेटरी ब्रीच का डैमेजेस क्लेम का कॉन्सेप्ट एज वेल एज एंटिसिपेटरी ब्रीच का दो सिचुएशंस, अगर रिसाइंडेड जिस दिन हो रहा है उसी दिन कैंसिल करे तो क्या होगा, या फिर अगर उसको ऑपरेटिव रखे तो क्या होगा। सभी बुझते पारछे तो हेलो, समझ में आ रहा है ना सर? बोलो सर, बोलो, हाँ ना बोलो। Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू सर। अच्छा चलो नेक्स्ट देखते हैं कहानी में, पिटारा में और क्या है। मीनिंग ऑफ एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब एक्चुअल में आ रहा है सर, एक्चुअल, एंटिसिपेटरी नहीं, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में टेक प्लेस इन एनी ऑफ द फॉलोइंग 2 ways ऑन ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस। जिस दिन एक्चुअली ड्यू डेट है उसी दिन को ब्रीच हो रहा है, ठीक है। दिन में मैंने जिसको हम लोग बंगाली में एक बहुत अच्छा कहावत है, दिने दिन, ठीक है। क्या होता है? दिने दिन। दिने दिन मैंने समझते हो, जिस दिन होना था उसी दिन हुआ है, ठीक है। दिने दिन ऐसे बंगाली में बोलते हैं। आई डोंट नो, जो लोग प्योर बंगाली कल्चर से बिलोंग करते हैं मे बी दे विल नो। ऑन ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस इफ एनी पार्टी to contract refuse or fails to perform his part of the contract at the time fixed for performance, it is called the actual breach of contract on due date of performance. Example, X agreed to sell Y 10 tons of wheat 8,000 per ton to be delivered in 2 equal installment. देखो सर क्या बोलते हैं, 10 tons of wheat 8,000 per ton to be delivered in 2 equal installments on 20th October and 21st October. On 20th October X refused to deliver the goods. So it's an actual breach of contract on due date of performance, है ना। During the course of performance, if any party has performed a part of the contract and then fails to perform the remaining part of the contract, it is called actual breach of contract during the course of performance, जो आपको मैं पहले भी समझाया था। जैसे यहाँ पर ऐसा बोला जा सकता है कि सर 20 तारीख और 21 तारीख 2 डेट था, मानो 20th का परफॉर्मेंस हुआ है पर 21 का परफॉर्मेंस नहीं हो रहा। 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया है, सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहा है। तो 20th October X delivered 5 tons and refused to deliver remaining 5 tons. It is an actual breach, but during course of performance, आधे रास्ते में छोड़ दिया, ठीक है। Consequence of actual breach, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा सर? सेक्शन 55 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि अगर एक्चुअल ब्रीच होता है तो उसे क्या किया जाए। सर यहाँ पर कुछ सवाल आता है सर, देयर मे बी सम सिचुएशंस, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्चुअल ब्रीच डिपेंड्स अपॉन वेदर द टाइम वाज एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। एक्चुअल ब्रीच में थोड़ा सा कहानी अलग है, टाइम का एक एसेंस के ऊपर बात कर रहा है। एसेंस माने, इसको एक बहुत सुंदर सा एक हिंदी याद आ रहा है,
इसे बोलते हैं अहमियत, ठीक है, हिंदी या उर्दू जो भी हो, बट साउंड बहुत अच्छा है, ठीक है। बांग्लाते वाले प्रयोजन होता, या फिर गुरुत्व, एसेंस माने इट्स नॉट प्रयोजन, इट्स गुरुत्व, ठीक है। सो अहमियत या इंपॉर्टेंस, चलो जो भी हो। The consequence or actual breach depends upon whether the time was the essence of a contract or not. क्या समय यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्या समय की अहमियत है इसमें, अगर है तो कहानी कुछ उल्टा हो सकता है। The consequence in both the cases may be summarized. चलो क्या समरी किया गया है समझते हैं। Where time is the essence of contract, अगर हाँ है, और वहां पर जहां पर time is not the essence, time is not important. Now, if yes, then situations, if no, then situations. फिर सेकेंड पॉइंट में आता है whether the promisee is entitled to claim the compensation for any loss occasioned to him by the non-performance of the promiser at the stipulated time, where performance beyond the stipulated time is not accepted. Where performance beyond the stipulated time, मैंने जो टाइम बोला गया था अगर उसके अंदर एक्सेप्ट नहीं हुआ है, वो एक केस है। अनदर एक केस है where performance beyond the stipulated time is accepted, मैंने स्टिपुलेटेड टाइम के बाद भी अगर प्रॉमिसी ने परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट किया तो क्या होगा, और अगर नहीं किया तो क्या होगा, ठीक है। तो यहां पर इस चीज को समझो। फर्स्ट पॉइंट, ये वाला पॉइंट को समझो, वेदर द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द प्रॉमिसी। इस पॉइंट से इस चीज को एक्चुअली बोला गया है, मैं आपको समझाता हूं। वेदर द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल, वॉइडेबल का क्या मतलब होता है सर? वॉइडेबल का मतलब होता है जैसे एक्स एंड वाई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, है ना, एक्स एंड वाई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था। एक्स ने बोला कि भाई हम तुमको क्रॉप देंगे या फिर इतना टन सामान आपके घर पे देंगे, लेकिन एक्स ने नहीं दिया, या फिर आधा दिया आधा नहीं दिया, ठीक है। एक्स ने 10 टन का भी डील किया था ना, 10 टन में से 5 टन डिलीवर किया एक्स ने, पर 5 टन का प्रॉमिस रखा है, 5 टन प्रॉमिस रखा गया है, पर 5 टन का प्रॉमिस पेंडिंग कर दिया, पेंडिंग यानी बेसिकली कैंसिल कर दिया, तो आधा से ही खेल खत्म। अब ऐसे हालत में जो वाई है ना सर, वाई माने कौन, जिनका कॉन्ट्रैक्ट में यहां पर कोई दोष नहीं है, माने यहां पर गलती जिनसे नहीं हुआ है, ठीक है। एक्स एंड वाई में एक्स ने धोखा दिया या फिर एक्स ने बीच में छोड़ा सर, तो जब एक्स बीच में छोड़ता है तो एक्स इज दी बेसिकली ब्रीच करने वाला, ठीक है, जिसने ब्रीच किया है, और जिनके साथ धोखा हो रहा है उसे क्या बोलते हैं, एग्रीड। और वॉइडेबल ऑप्शंस किसके एंगल से होता है जानते हो, एग्रीड पार्टी के एंगल से होता है। whether the contract becomes voidable at the option of the promisee, जैसे कि y, ठीक है, जिसको हम लोग यहां पर एग्रीड पार्टी बोल सकते हैं, धोखा जिसके साथ हुआ है ना कि जिसने दिया है, ठीक है। वॉइडेबल का मतलब क्या होता है सर? वॉइडेबल का मतलब होता है जो आगे जाके वैलिड भी हो सकता है, वॉइड भी हो सकता है, कोई भी, जैसे पेबल का क्या मतलब होता है, वॉइडेबल वर्ड सुन के चिंता मत करो, देयर इज अ कॉन्सेप्ट इन अकाउंटेंसी, पेबल एंड रिसीवेबल। क्या मतलब होता है सर रिसीवेबल का एंड पेबल का? प्लीज टेल मी एनीवन। রিসিভেবল মানে রিসিভ করছি, আর পেয়েবল মানে পে করা হচ্ছে। এটা মানে ঠিক করে বল, ভেবে বল, পেয়েবল মানে কি, রিসিভেবল মানে কি? পে করা হচ্ছে না পে করা হবে? পে করা হবে। আর থ্যাংক ইউ স্যার। রিসিভেবল মানে আমরা পাবো। আমরা পাবো মানে পাইনি না, হ্যাঁ, ফিউচারে পাবো। फ्यूचर है पाबो। तो जब कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जैसे पेबल, पेबल माने वो फ्यूचर में पेड भी हो सकता है, अनपेड भी तो हो सकता है। हेलो, रिसीवेबल माने वो रिसीव भी हो सकता है और नॉट रिसीव भी तो हो सकता है। हाँ जैसे सर। डेट है ना, डेटर, डेटर जैसे अकाउंटेंसी में होता है ना डेटर, तो डेटर जब नहीं देता है तो क्या बोलते हैं उसको, बैड डेट, बैड डेट। है ना। क्रेडिटर, अगर क्रेडिटर का पेमेंट बाकी है तो क्या बोलेंगे, अनपेड, है ना, पैसा बाकी है, क्रेडिटर तभी भी है आपका, और क्रेडिटर को पे कर देते हो मतलब क्रेडिटर कैंसिल हो गया। सो बेसिकली पेबल या रिसीवेबल के जैसा ही है वॉइडेबल,
जो लोग बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पहले पढ़े हो उनको पता होगा शायद, पर जो नहीं पढ़ा है डोंट वरी, आपको मैं पढ़ाऊंगा, या फिर आप बेसिक्स का क्लास लेके भी देखो, यहाँ पर मैं बहुत डिटेल्स में वॉइड, वॉइडेबल, वैलिड, ये सब के बारे में डिस्कस किया बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। या तो मैं बाद में लाइव क्लास में करवाऊंगा, या फिर आपका अगर पास मैंने एग्जाम पास में है तो आप क्या बोलते हैं उसको, रिकॉर्डेड लेके चेक एक बार कर लो और डाउट पूछ लो सर। नाउ पॉइंट इज वॉइडेबल का मतलब समझो सर, कि वॉइडेबल माने यहाँ पर वाई के एंगल से वॉइडेबल माने वाई अभी चाहे तो इसको जिंदा रख सकता है, माने इसको पेंडिंग रख के वैलिड भी बना सकता है, या फिर वॉइड कर सकता है। ठीक है, अगर वाई को अब मानो कोर्ट में जाएगा, ठीक है, वाई बोलेगा यहाँ पर कोर्ट में जाके कि एक्स ने मेरे को धोखा दिया, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पर वाई एग्रीड है, धोखा किसने दिया, एक्स ने दिया। अब वाई कोर्ट में जाता है, गोइंग टू कोर्ट, ठीक है। अब कोर्ट, या इसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं ट्राइब्यूनल, क्या बोलते हैं सर, ट्राइब्यूनल, ठीक है। हर बात में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं होता है सर, बिजनेस लेवल का अपना छोटा छोटा ट्राइब्यूनल्स होते हैं। तो ट्राइब्यूनल में जाके बात हो रहा है, ट्राइब्यूनल में जो जज हैं या लॉयर्स हैं, जज बेसिकली पूछते हैं किसको, वाई को, कि साहब वाई बताओ क्या आपके साथ धोखा हुआ है, क्या एक्स ने आपको धोखा दिया। तो पूरा केस पहले सबमिट किया जाएगा। अगर वहां पर वाई अगेन बोलता है कि यस एक्स ने मेरे को धोखा दिया, और जज को भी पता है कि एक्चुअली एक्स ने धोखा दिया, ठीक है, तो अगर वाई ये चीज मान लेता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वॉइडेबल से वो क्या हो जाएगा बेसिकली, तब अगर वैलिड भी हो सकता है लेकिन तब ब्रीच हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो बोलते हैं कि नहीं धोखा नहीं दिया है, ठीक है, तब वो क्या हो जाएगा, या तो वॉइड यानी कैंसिल हो सकता है, या फिर वैलिड माने कॉन्ट्रैक्ट ओके है, ठीक है। तो वॉइडेबल माने जब कोई केस कोर्ट में पेंडिंग है तो उस सिचुएशंस को वॉइडेबल कहते हैं। अगर कोई मैटर जब तक कोर्ट में पेंडिंग है तब उसे हम लोग बोलते हैं वॉइडेबल। कोर्ट डिसीजन देने के बाद या तो वो वैलिड होता है या तो वो वॉइड होता है, या तो वैलिड होता है या तो वॉइड होता है, या तो कैंसिल होगा या तो वैलिड हो जाएगा। तो यहां पर वही चीज बोल रहा है सर, वेदर द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द प्रोमिसी। यहां पर बोलते हैं कि वेदर टाइम इज द एसेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, तो बोलता है यस, एंड वेयर टाइम इज नॉट द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो वॉइडेबल एट द ऑप्शंस ऑफ द प्रोमिसी बोलता है ना। तो अगर टाइम एसेंशियल है तो यस, अगर टाइम एसेंशियल नहीं है तो नो। समझ में आ रहा है सर आप लोगों को? हेलो, यस सर। यस सर। टाइम के एसेंस का मतलब है कि सर टाइम बहुत, कॉन्ट्रैक्ट में ना टाइम बहुत अहमियत होते हैं। से फॉर एग्जांपल कि आप कोई ऐसे मेडिसिन का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, मेडिसिनल प्रोडक्ट जिसका से फॉर एग्जांपल उसका एक टाइम पीरियड होता है, अगर टाइम पे नहीं मिला तो पेशेंट मर सकता है, ठीक है, किसी का जान जा सकता है। तो टाइम एसेंस बहुत केस में होता है, ठीक है। जहाज, मानो ऑस्ट्रेलिया से सामान मंगवा रहे हो इंडिया में, फिर उसको किसी और को बेचना है। अब जहाज ऑस्ट्रेलिया से आने में देरी किया तो सपोज आप ऑस्ट्रेलिया से मंगवा के दुबई में बेचते हो और दुबई का जहाज चला गया तो टाइम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट ट्रेन में भेजना था पेपर, आज का पेपर आज ही भेजना होता है और ट्रेन निकल गया तो पेपर नहीं पहुंचेगा। न्यूज़पेपर जैसे मानो कोलकाता में जो प्रेस होते हैं, कोलकाता में प्रेस में उसको छापने के बाद, ठीक है, ऑल ओवर द वेस्ट बंगाल एज वेल एज अदर पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल जहां पर बंगाल का न्यूज़पेपर चलता है, स्पेशली न्यूज़पेपर पढ़ने का बड़ा बंगाली कम्युनिटी को ऐसे ही बड़ा शौक है, तो कोलकाता के बाहर बंगाल के अलग डिस्ट्रिक्ट में भी तो पेपर जाता ही है, उसके साथ साथ बिहार में, उड़ीसा में भी बंगाल का पेपर जाता है, ठीक है। सो जहां जहां पर बंगाल का पेपर जाता है, समझो सर, ठीक है, इवन बॉम्बे भी जाता है बंगाल का पेपर, ठीक है, कुछ बंगाली पेपर्स होते हैं जो यहाँ से बॉम्बे भी जाता है, तो अगर सही टाइम पे वो पेपर पहुंचता है ना, ठीक है, जैसे किसी को ना बंगाली पेपर पढ़ने का शौक है, आदत है, लेकिन महाराष्ट्र में थोड़ी छापेगा आनंद बाजार पुत्रिका ठीक है, ठीक है, बंगाली इसको बड़ा इमोशन है आनंद बाजार से। तो अब आनंद बाजार कहाँ मिलेगा भाई मुंबई में, तो वो एक दिन पहले का पेपर छाप के वो बॉम्बे में पहुंचाता है ट्रेन में, गीतांजलि या किसी भी मुंबई वाला कोई भी ट्रेन में। सो अगर ट्रेन निकल गया तो पेपर भी नहीं पहुंचेगा। तो टाइम बहुत किस में एसेंशियल हो सकता है,
जस्ट टू अंडरस्टैंड द टाइम आपको मैं 2-4 ऐसे ही रैंडम एग्जाम्पल उठाया, बाकी आपके पास बेहतर एग्जाम्पल हो सकता है। तो यहाँ पर वही चीज यहाँ पर फिर से बोला, वेदर प्रॉमिसी is entitled to claim compensation for any loss occasioned to him by the non performance of the promise at the stipulated time। अगर टाइम पे काम नहीं होता है तो क्या प्रॉमिसी कॉम्पेंसेशन माने लॉस क्लेम कर सकता है? कॉम्पेंसेशन माने बेसिकली क्षतिपूर्ति हो सकता है। तो उसमें पॉइंट आता है कि वेयर परफॉर्मेंस बियॉन्ड स्टिपुलेटेड टाइम इज नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है, where performance beyond stipulated time is not accepted, then where time is the essence of the contract, और where performance beyond the stipulated time is not accepted, तब बोलते हैं कि अगर टाइम एसेंशियल है तो यस, और टाइम एसेंशियल नहीं है तो भी यस। अगर स्टिपुलेटेड टाइम पे काम एक्सेप्ट नहीं किया प्रॉमिसी ने, यानी बेसिकली प्रॉमिसी ने एक्सेप्ट नहीं किया तो ब्रिज के लिए तो क्लेम करेगा ही ना, ब्रिज के लिए क्लेम करेगा ही। आप समझ रहे हो ना सर? टाइम में करे ना करे, टाइम इज एसेंशियल हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, बट अगर स्टिपुलेटेड टाइम में नहीं हुआ है प्रॉमिसर के तरफ से तब तो पूरा क्लेम प्रॉमिसी को है। जैसे वाई अगर चाहे, वाई यहाँ पर एग्रीड था हमारे एग्जांपल में, तो एग्रीड पार्टी के साथ धोखा हुआ है, भाई टाइम एसेंशियल हो ना हो क्या फर्क पड़ता है, धोखा हुआ है मैं क्लेम करूंगा कॉम्पेंसेशन। इसमें क्या है, दोनों केस में यस है, टाइम एसेंशियल हो ना हो मेरा कॉम्पेंसेशन चाहिए, मेरे को चाहिए। बट अगर कोर्ट में पेंडिंग हो तो फिर उस केस में दो अलग अलग सिचुएशंस होता है। वॉइडेबल होगा तो क्या होगा, अगर वॉइडेबल होने से वो सिचुएशंस थोड़ा अलग है। लेकिन अनदर पॉइंट है सर इसमें कि कॉम्पेंसेशन मांग रहा है, बट यहाँ पर पॉइंट है कि परफॉर्मेंस बियॉन्ड द स्टिपुलेटेड टाइम इज एक्सेप्टेड। बट वाई ने बोला कि ठीक है, मानो ड्यू डेट निकल गया, मानो ड्यू डेट 20 अक्टूबर को था, 20 अक्टूबर निकल गया, प्रॉमिस ही माने वाई बोल रहे हैं कि ठीक है भाई तुम अगर 22 तारीख को भी मेरे को दे देते ना चलेगा, 22 को भी दे दो चलेगा। तो अगर वो बोल रहे चलेगा तो फिर और क्यों मांगेगा? नो, अनलेस द promisee gives notice to the promisor of his intention to do so, then time is not the important. No, again unless the promisee gives notice to the promisor of his intention to do so, again no, ठीक है। पर ऐसे केस में compensation is not necessity, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया है, चलो। एक singer enters into a contract with Y, the manager of the theater, to sing at his theater 2 nights in every week for the next 2 months। सर ऐसा एग्जांपल पहले भी बोले हो। अरे सर सुनो तो, कौन मैंने एग्जांपल कभी कभी सेम लगता है लेकिन कॉन्टेक्स्ट अलग होता है, रट्टा मत लगाओ यार, ठीक है, रटो मत, ठीक है। सिचुएशंस के हिसाब से एग्जांपल्स होते हैं। जैसे आज कुछ लोगों का एग्जाम था, आई थिंक सीए फाउंडेशन लेवल का। मेरे को एक लड़का पूछता है कि सर एग्जाम आप लोग जितना टेस्ट लिए थे उसके हिसाब से कॉमन नहीं मिला। तो हम लोग पढ़ाने के टाइम पे कब बोलते हैं कि कॉमन आएगा? प्रोफेशनल एग्जाम में। जब बच्चा एडमिशन भी करते तब भी एक ही चीज सबको बोलता हूँ कि भाई कॉमन के चक्कर में मत पढ़ो, सब्जेक्ट को सीखो जानो, नहीं तो कॉमन के चक्कर में अपना ही चक्कर लगा लोगे, ठीक है। मैसेज करता है सर कॉमन नहीं है, बीकॉम का एग्जाम चल रहा है क्या कि कॉमन आएगा? हाँ, प्रोफेशनल बनना है, कॉमन क्वेश्चन ढूंढ रहा है एग्जाम में जाके। 1000 बार बोलता रहता हूँ कि सर कॉमन के पीछे मत भागो, कॉमन के पीछे भागोगे तो नैया डूबेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट के पीछे भागो, नॉलेज के पीछे भागो, प्रैक्टिस के पीछे भागो तो नैया डूबेगा नहीं, नैया चलेगा। नैया मैंने ना हो, ठीक है। तो क्या बोलूंगा और उसको, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोला, अभी भी एक कुछ एग्जाम बाकी है, मतलब जो करना है करो भाई। मैं तो जो बोलना होता है पहले बोलता हूँ, बाद में बोल के फायदा नहीं है, ठीक है। अब क्या है ना, कोई लोग ना, बच्चा लोग भी ना आजकल इतना क्या बोलते हैं सर, मैंने सुनना नहीं चाहता है। अरे कुछ भी बोलता है, क्या फर्क पड़ता है, हम तो ज्यादा जानते हैं, ठीक है। कान में, दोनों कान में तुलाक पहुंच के रखा है, कुछ भी बोलो सुनाई नहीं देता है, ना तो सुनना चाहता है, और बाद में ऐसे मैसेज करते हैं। हमने उसको बोला भी भाई आओ एग्जाम के बाद फिर देखते हैं तुमको, ठीक है, कि मैं कब बोला या मैम ने कब बोला कि जो भी करा रहा हूँ या जो भी एग्जाम ले रहा हूँ सब कॉमन आ जाएगा। सर बीकॉम एग्जाम होता या एमकॉम या एमबीए होता, नॉर्मल एमबीए आईएम वगैरह नहीं, ठीक है, तो मैं गारंटी दे देता आ जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रोफेशनल एग्जाम में कोई भी ऐसे गारंटी नहीं दे सकता है कि कॉमन आएगा। हाँ, पढ़ाई करोगे, कॉन्सेप्टिंग मैंने जो भी कॉन्सेप्चुअल चीजें पढ़ रहे हैं इसी में से आएगा, इसके बाहर तो कुछ है नहीं। कॉमन आना इम्पॉसिबल है जो भी हो। স্যার এমসিকিউ ভেবেচিন্তে দিতে হয়, কিছু তো আসেই না। एग्जैक्टली सर, वही बार बार इसीलिए तो वही चीज समझाते हैं सर, कॉन्सेप्ट क्लियर करो
कि आप कॉमन के पीछे भागोगे तो बहुत जोर का फंसोगे सर। ये चीज़ अब कोई बोलेगा सर हम फंस के समझेंगे, मैंने एक बार मोरी तार पर बूझबो। अब जिसको स्मार्ट लोग जो होते हैं ना वो समझदार होते हैं और वो टीचर हो या बड़े का बात सुनने का कोशिश करते हैं। कुछ लोगों का क्या है ना, अरे मेरी मर्जी, ठीक है देखता हूँ ना क्या होता है, ये सर तो बकबक करने का आदत है, ये बकबक करता रहता है, ठीक है। जैसे आपको एक कहानी बताता हूँ। 3 तरह का एक्चुअली लोग होते हैं। एक होता है स्मार्ट टाइप्स, एक होता है क्लेवर, और एक होता है सर इडियट, या फिर आप नॉनसेंस जो भी बोलो, ठीक है। इडियट भी बोल सकते हो, नॉनसेंस भी बोल सकते हो, बेसिकली बोका, ठीक है, बेसिकली बोका। अब पॉइंट इज स्मार्ट और क्लेवर और इडियट या नॉनसेंस में क्या फर्क होता है? ये हर एक इंसान के साथ हो सकता है, मैं यहाँ पर किसी पर्टिकुलर को नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेचर। मानो कि आप एक स्ट्रीट में खड़े हो और आपको रोड क्रॉस करना है, एक लाइटिंग होता है ना सर, 3 लाइट जलता है, रेड, ऑरेंज और ग्रीन, होता है कि नहीं होता सर? आप जब रोड क्रॉस करते हो जेब्रा क्रॉसिंग के थ्रू से, रेड में क्रॉस करते हो, ऑरेंज में क्रॉस करते हो कि ग्रीन में क्रॉस करते हो नॉर्मली? अब कोई बोलेगा सर हम तो रेड में ही कर लेते हैं। नॉर्मली किस पे क्रॉस करते हैं हम लोग? हाँ सर, ग्रीन में करते हैं कि नहीं करते? जल्दी बोलो, एग्जाम्पल है। यस यस तो नॉर्मली हम लोग ग्रीन में क्रॉस करते हैं। तो 3 बंदा क्रॉसिंग में खड़ा है, 1 2 एंड 3। ये देख रहा है, ये पहले वाला बंदा गया, जैसे ही रोड क्रॉस करने गया फर्स्ट बंदा, ये इसका एक्चुअली एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। तो जैसे ही इसका एक्सीडेंट हुआ, पीछे वाला बंदा भी ना, मैंने एक्चुअली सिग्नल रेड है, सिग्नल रेड या ऑरेंज है, सामने वाला बंदा क्रॉस करने गया और जैसे ही क्रॉस करने गया एक्सीडेंट हो गया। पीछे वाला बंदा भी सेम काम करने जा रहा था, सेम टू सेम उसको फॉलो कर रहा था कि ये जाएगा तो मैं भी चला जाऊंगा, लेकिन जैसे ही इसका एक्सीडेंट हुआ, क्या लगता है वो जाएगा कि थम जाएगा? नहीं जाएगा। सर इसमें से पहले वाला बंदा कौन सा है? रेडिएट। सेकेंड वाला बंदा क्लेवर। स्मार्ट बंदा क्या होता है जानते हो ना, उसको पता है कि क्या करना है, रेड ऑरेंज ग्रीन, उसको पता है कि हम ग्रीन होगा तो जाएगा, ग्रीन नहीं होगा तो नहीं जाएगा। ही नोज एवरीथिंग, क्या करना है कब करना है उसको पता है। अब ये इंसान पे डिपेंड करता है कि वो स्मार्ट बनेगा, क्लेवर बनेगा कि इडियट बनेगा, ठीक है। चाहे वो एग्जाम सिचुएशंस हो या जिंदगी का बात हो। चलो छोड़ो, नहीं तो बोलोगे सर फालतू का ज्ञान बांटते हो। समझ में आया सर आप लोगों को? यस सर। यस सर। चलो सर, किसी को कोई पर्सनल लेवल में नहीं बोला मैंने, मैं जस्ट एक जनरल एग्जांपल दिया। इट्स बाकी आप टू ऑल ऑफ यू। मुझे, मैं अपने आप को भी बोलता हूँ, ठीक है, ऐसा बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि जिंदगी का एग्जाम अलग अलग लेवल में अलग अलग होता है। आप लोगों के लिए अभी परीक्षा एग्जाम है, हमारे लिए एग्जाम अलग होता है, ठीक है। तो जो भी हो सिचुएशन सबके लिए सेम होता है सर। इडियट बनेंगे कि नॉन स्मार्ट बनेंगे कि क्लेवर बनेंगे, जो भी हो। एक singer enters into a contract with Y, the manager of a theater, to sing at his theater 2 nights in every week for the next 2 months. Y agrees to pay her ₹100 for each performance. छठा दिन में मैंने 6th night को X willfully absent herself from the theater. In this case, Y has following 2 options. Y may resign the contract and claim compensation for the loss occasioned to him by X failure to sing on the 6th night. And second is, Y may permit X to sing on the 7th night and claim compensation for loss from X by giving a notice to X for his intention to do so. Y X को बोल सकते ठीक है भाई 7वां दिन गाना गा लो, ठीक है,
and claim compensation for loss from X by giving a notice to X of his intention to do so, कि भाई तुमने छठा दिन में जो गड़बड़ किया उसके लिए मेरा इतना लॉस है, उसका एक नोटिस भेजो उसको। तो आपके पास दो उपाय है सर, ठीक है, वही चीज यहां पर समझाने का कोशिश कर रहा था। Unless the promisee gives notice to the promisor of his intention to do so, no, unless the promisee gives notice to the promisor of his intention to do so, ठीक है। So this kind of things आपको देखना पड़ता है, क्या उसने नोटिस दिया था, नहीं दिया था, etc. अब आ जाते हैं सर रेमिडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रेमिडी माने उपचार माने কি হয়, মানে বেসিক্যালি কি বলবো ওটাকে বাংলাতে কি বলে ভুলে গেলাম, মানে রেমিডিকে কি বলে বাংলাতে, মানে বেসিক্যালি সারাতে হবে, ঠিক है, মানে ব্রিজ তো হয়ে গেছে, ब्रिज तो हो गया सर, लेकिन अब उसको ठीक करना है, ठीक है। मीनिंग ऑफ रेमेडी इज द कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल टू एन एग्रीड पार्टी, जिसका कोई गलती नहीं है उनके पास क्या कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल है, दैट इज द पार्टी नॉट एट डिफॉल्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ ए राइट अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट। रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द वेरियस रेमेडीज क्या क्या हो सकता है। सेक्शन 39 कहता है रेसिशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कैंसिल कर दो भाई, रेसिशन कर दो। एग्जाम्पल के तौर पे रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन्स ए राइट नॉट टू परफॉर्म ऑब्लिगेशंस, माने अगर कोई तुमको धोखा दे रहा है तो तुम भी उसे धोखा दे सकते हो, ठीक है, टीट फॉर टैट, ठीक है। अगर तुम्हें धोखा मिला है तो तुम भी अपना काम करने से धोखा दे सकते हो। धोखा माने बेसिकली सिंपल है, मानो कोई ऐसा बोला है कि भाई मैं तुमको एवरी वीक इतना गुड्स सप्लाई करूंगा, बदले में तुम हमें इतना पेमेंट कर देना। अब वो सप्लाई बंद कर देगा तो तुम भी पेमेंट बंद कर दोगे, सिंपल ना। इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट द प्रॉमिसी में पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट, इन सच ए केस द एग्रीड पार्टी, माने जिसका कोई गलती नहीं है इस केस में, उसे एग्रीड बोलते हैं, पर उनके साथ ही धोखा होता है। The agreed party is discharged from all the obligations under the contract and is entitled to claim compensation for the damage which he has sustained because of the non-performance of the contract. X agreed to supply 10 tons of wheat to Y on 20th October. Y promises to pay for the goods on its receipt. Goods मिलने से पेमेंट करेंगे। X ने सप्लाई नहीं किया ड्यू डेट पे, Y is discharged from the liability। जब चीज ही नहीं मिला तो पेमेंट कहाँ कैसे करेंगे। जैसे रिसेंटली मैंने एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया व्हाट्सएप के थ्रू से, ठीक है, व्हाट्सएप के थ्रू से मैंने एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया, तो मैंने उनसे पहले बात किया और फिर उनको मैं पूछा क्या पेमेंट पहले करना होगा, तो मैं बोला उनको कि पेमेंट क्या प्रीपेड है, मैंने प्री पेमेंट करना होगा तो मैं प्री पेमेंट कर देता, ऐसा मैंने सोचा था। तो उन्होंने बोला, जो प्रोडक्ट सप्लायर है, बोले नहीं हम लोग प्री पेमेंट नहीं करते, हम लोग COD ही करते हैं। हमने तो फिर क्या होगा, तो उन्होंने बोला कि प्रोडक्ट जब आपके पास जाएगा आप मुझे कॉल करिएगा, प्रोडक्ट आप रिसीव करेंगे, ऑन दैट टाइम आप हमें पेमेंट करना। चलो ठीक है ना। तो अगर उन्होंने प्रोडक्ट ही नहीं दिया तो मैं पेमेंट कहाँ से करूँगा। ऐसे मेरे को अभी मैसेज किया अभी कि प्रोडक्ट डिस्पैच हो चुका है बोल के, ठीक है, तो डिस्पैच हुआ है तो मैं मेरे को ट्रैकिंग भी दिया, मैं ट्रैक भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर प्रोडक्ट जिस दिन मेरे को मिलेगा उसी दिन मैं उनको पेमेंट करूंगा। अगर वो प्रोडक्ट नहीं लाता है तो मैं पेमेंट नहीं करूंगा, एज सिंपल एज इट इज। तो सिंपल है, तुम कॉन्ट्रैक्ट को माने एग्रीड पार्टी रिसाइन कर सकता है। सूट फॉर डैमेजेस, बाप रे, डैमेजेस आर मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन, माने बेसिकली पैसे से होता है, अलाउड फॉर लॉस सफर्ड बाय द एग्रीड पार्टी ड्यू टू ब्रीच ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। कौन लॉस करता है, एग्रीड पार्टी लॉस करता है। हु इज एग्रीड पार्टी, सर जिसका इस पूरा खेल में कोई दोष नहीं होता। द ऑब्जेक्ट ऑफ अवॉर्डिंग डैमेजेस इज नॉट टू पनिश द पार्टी एट फॉल्ट बट टू मेक गुड द फाइनेंशियल लॉस सफर्ड बाय द एग्रीड पार्टी ड्यू टू द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहां पर किसी को पनिश करना नहीं होता है, बट क्या करना होता है कि जो फाइनेंशियल लॉस होता है, जिनको होता है बेसिकली एग्रीड पार्टी को, उनका लॉस को कॉम्पेंसेट करने का कोशिश किया जाता है। इसका एक बहुत फेमस कुछ केस है इन इंडिया। रूल्स रिलेटिंग टू डैमेजेस आर बेस्ड ऑन जजमेंट इन इंग्लिश केस। हमारे देश में एक इंग्लिश केस को ही इस रूल के अंदर बेसिकली लिया गया। रूल क्या है मैं समझाता हूं आपको।
ये बहुत ही फेमस एक केस लॉ है। आप लोग ये सब केस लॉ थोड़ा बहुत लिख के रख सकते हो कॉपी में, थोड़ा बहुत नहीं, लिख के रखना, क्योंकि केस लॉ से एग्जाम में अगर आप मैटर को बेसिकली लिखते हो ना, मैंने बेसिकली केस लॉ आपको क्या पूछेगा, कोई पर्टिकुलर केस लॉ का नाम नहीं पूछता है जनरली, कभी कभी एमसीक्यू में पूछ सकता है, बट अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आपको एक केस स्टडीज क्वेश्चन पूछा है, तो अगर आप इस पर्टिकुलर केस लॉ को मेंशन कर सकते हो, बिकॉज ये सब लैंडमार्क जजमेंट है सर, ठीक है, तो लैंडमार्क जजमेंट को अगर आप मेंशन करके आंसर को लिख सकते हो कि ऐसा इस केस में हुआ था, तो हमारे इस पर्टिकुलर केस में भी हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो अगर आप ऐसे लिखते हो तो आपका मार्क्स अच्छा आता है। तो हेडली वर्सेस बैक्सेंडेल का ये केस भी बहुत ही पॉपुलर एक केस है। द फैक्ट्स ऑफ दिस केस वेयर एच मिल वाज स्टॉप्ड। एच का एक मिल है, मिल माने कोई फैक्ट्री का बात कर रहा है सर, उसका मिल स्टॉप होके रखा है ड्यू टू व्हाट सर, ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ ए सैफ्ट। सैफ्ट एक मशीन्स का पार्ट्स होता है सर, बेसिकली ये फ्लोर मिल में दिखता है सर, ठीक है। सैफ्ट दिखाता हूं आपको कैसे होता है, कुछ बियरिंग टाइप का देखने में होता है। काइंड ऑफ, समझ रहे सर, इस तरह का कोई चीज को सैफ्ट बोलते हैं, जो बेसिकली बियरिंग्स इस तरह का कुछ होते हैं जो मशीन्स के अंदर होता है। तो उसका सैफ्ट क्या हो गया, टूट गया, तो मशीन बंद हो गया, मिल बंद हो गया उसका। इट डिलीवर्ड द सैफ्ट टू बी। बी कौन, एक कॉमन कैरियर कंपनी, ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है, उसको टू बी टेकन टू ए मैन्युफैक्चरर टू कॉपी इट एंड मेक ए न्यू वन। उसको कॉपी करके एक नया वाला बना के देगा, ठीक है। किसी को दिया, उसने बी को दिया, बी कौन है, एक कॉमन कैरियर, मैन्युफैक्चरर के पास लेके गया, मैन्युफैक्चरर उसको बेसिकली कॉपी करके एक सेम काइंड ऑफ सैफ्ट उसको बना के देगा इंडस्ट्रियल मैटर में। H had not made it known to B that delay would result in a loss of profits. H जब इस चीज को B को दिया था, तब B को बोला नहीं था कि भाई अगर सैफ्ट रिपेयर करने में देरी होता है तो मेरा प्रॉफिट लॉस होगा। By some neglect of the part of B, the delivery of the shaft was delayed in transit beyond a reasonable time. अगर उस सैफ्ट को ठीक करने में 1 वीक टाइम लगता है, इस केस में मे बी 2 वीक्स या 3 वीक्स टाइम लग गया, इंस्टेड ऑफ 1 वीक, 3 वीक लग गया, मे बी रीजनेबल टाइम से ज्यादा लग गया। Held B was not liable for loss of profit during the period of delay as the circumstances communicated to B did not show that a delay in the delivery of SAP would entail loss of profit to the mill. The following rule of law was laid down in this case where two parties have made a contract, which one of them has broken. The damages which the other party ought to receive in respect of such breach of contract should be such as may fairly and reasonably be considered either arising naturally, that is, according to the usual course of things from such breach of contract itself, or such as may be reasonably supposed to have been in the contemplation of both parties at the time they made the contract as the probable result of the breach of it. Sir, थोड़ा सिंपल कर दो सर। सिंपली है, फिर भी एक देसी भाषा में बोल देता हूँ सर, ठीक है सर। क्या इंग्लिश देसी भाषा नहीं है सर? ऐसे तो हम लोग आजकल इंग्लिश को देसी ही समझते हैं, क्योंकि अंग्रेजी से ज़्यादा इंग्लिश हमारे देश में बोला जाता है और पढ़ा भी जाता है, ठीक है। इंग्लैंड में लोग इतना इंग्लिश नहीं बोलते जितना लोग इंडिया में बोलते हैं। माने कहने का मतलब है नंबर ऑफ पर्सन, लेकिन क्या है ना, दिस इज नॉट अवर मदर टंग, ये बात तो सही है, ठीक है। ये हमारा मदर टंग तो नहीं है, चाहे कुछ भी हिस्ट्री उठा लो, मदर टंग तो कभी नहीं हो सकता। चलो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली देसी भाषा में ये कहना चाहता हूँ, सिंपल हमारे देश के भाषा में, कि भाषा कुछ ऐसा कहता है कि अगर H ने जब B को दिया था सैफ्ट को रिपेयर करवाने के लिए, B कौन, एक कॉमन कैरियर, जिस मैन्युफैक्चरर को दिया था उस टाइम पे H ने B को इन्फॉर्म नहीं किया था, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया था कि अगर डिले होगा तो उसमें मेरे कंपनी को लॉस है। कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ भी टाइम पीरियड के बारे में मेंशन नहीं किया था, बस एक रीजनेबल टाइम के अंदर B ने बोला था हम आपको ला के देंगे। तो इस केस में क्या हुआ था कि रीजनेबल टाइम के कारण जितना लॉस हुआ है
वो लॉस एच बी से क्लेम कर सकता है, मे बी 1 हफ्ते की जगह। जैसे यहां पर बोला है कि बाई सम नेग्लेक्ट ऑन द पार्ट ऑफ बी, बी से नेग्लिजेंसी तो हुआ है, मे बी बी उसको रिजनेबल टाइम पे लेके दे सकता था, 1 हफ्ता की जगह मे बी 1 मंथ लग गया या 2-3 हफ्ता लग गया, इसके कारण बी का एज का मिल या फैक्ट्री बंद पड़ा है, जो एक इंसान का रोजी रोटी का सवाल है सर, है ना। तो फैक्ट्री बंद है, फैक्ट्री इज ऑलरेडी ब्रेकडाउन एंड ऑलरेडी शॉर्टेड, ओके। तो फैक्ट्री जब बंद है, ऐसे हालत में बी को सोचना चाहिए भाई मैंने किसी का काम लिया, उसका फैक्ट्री बंद है, तो थोड़ा रिजनेबल टाइम तो लेना चाहिए। लेकिन इंटरेस्टिंगली एज यहां पर बोल रहा है कि भाई तुम्हारे कारण मेरा प्रॉफिट भी लॉस हुआ है, तो प्रॉफिट लॉस का भरपाई एज क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट के बारे में कुछ बोला नहीं था। लेकिन रिजनेबल टाइम के कारण जितना लॉस हुआ है, से फॉर एग्जांपल अगर मशीन ऑन एन एवरेज ओपन रहता है तो उसको जितना नॉर्मली एक इनकम होता है, वो इनकम वो चार्ज कर सकता है बी से। लेकिन एक्स्ट्रा कोई प्रॉफिट जो बी अगर बी से क्लेम करेगा तो कोर्ट ने वो बोला कि नहीं आपने तो ऐसा कुछ टाइम के बारे में बोला ही नहीं था, तो आपको मैं कैसे दे सकता हूँ, ठीक है। तो वही बात ये बैक्सेंडल और इसके केस में हुआ था। समझ में आया सर आप लोगों को? बोलो, इसी को यहां पर थोड़ा एक्सप्लेन किया है। हेडली वर्सेस बैक्सेंडल वेरी वीवीआईपी पॉइंट है। बोलो कि सर बुझा गालो कि गालो ना? ऐसे ओके सर, आप लोग ज्यादा चुप हो जाने से फिर मेरे को लगता है कि शायद समझ में नहीं आया, ठीक है। सेक्शन 73 कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस और डैमेज कॉज्ड बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर ये क्या चीज है? अरे चलो यार देखते हैं, डैमेज का ना लाइन लग जाता है। सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अनदर वीवीआईपी पॉइंट्स, deals with compensation for loss or damage caused by breach of contract is based on the judgment in the above case. It states that the aggrieved party may claim the damages as follows. Such damage which naturally arose in the usual course of things from such breach, this relates to ordinary damages arising in the usual course of ordinary damage। माने अगर किसी का दुकान 4 दिन बंद है, ठीक है, रीजनेबल टाइम से 4 दिन ऑफ है, और वो 4 दिन में अगर दुकानदार डेली 1000 का कमाते हैं तो 1000 इंटू 4 दिन का 4000 टका क्लेम कर लो भाई, है ना, 4000 पर डे। लेकिन मानो कोई बोल रहा है कि नहीं मेरा 4 दिन में एक स्पेशल डील आया था, ठीक है, उस 4 दिन जो बंद था, शटडाउन जितना दिन फार्म था या मिल था, उस 4 दिन के एक दिन में कोई स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट आया है, मे बी किसी का मैरिज का, किसी का फंक्शन है, या कोई बड़ा वर्क कॉन्ट्रैक्ट आया था, ठीक है, कोई फंक्शन था, स्पेशल डील था, जिसमें एक ही दिन में वो शायद 15,000 कमा लेता, 15,000 फॉर ए फंक्शन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो 4,000 का 4 दिन का बंद और 15,000 का स्पेशल जो उसको मिला था, क्या ये 15,000 मांग सकता है? नहीं, बिकॉज दिस 15,000 इज नॉट एन ऑर्डिनरी डैमेजेस। क्या बोल रहे हैं? सच डैमेजेस नेचुरली अरोज, जो नेचुरली बनता है, यूजुअल कोर्स, 4 दिन बंद है, 1000 टका डेली बिक्री है नॉर्मली ऑन एन एवरेज, उतना क्लेम कर सकते हो। अब बीच में एक ही दिन दुकान 4 दिन में किसी एक दिन में आके कोई स्पेशल डील था और वो आपका लॉस हुआ, उसे ऑर्डिनरी नहीं बोला जा सकता, क्योंकि ऐसा डील रोज रोज नहीं आता है, कभी कभी आता है। सच डैमेज विच द पार्टी न्यू व्हेन दे मेड द कॉन्ट्रैक्ट टू बी लाइकली टू रिजल्ट फ्रॉम द ब्रीच, दिस रिलेट्स टू स्पेशल डैमेज। अगर पता हो पहले से कि अगर तुम टाइम पे नहीं देते हो तो मेरा 15,000 का डील कैंसिल हो जाएगा, तब स्पेशल डैमेज क्लेम कर सकते हो। The aforesaid compensation is not to be given for any remote or indirect loss or damage sustained by reason of the breach. Such compensation for damages arising from breach of quasi-contract shall be same as in any other contract. क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है जानते हो? क्वासी का मतलब होता है जो कॉन्ट्रैक्ट पहले नहीं था बट बाद में हुआ है, मैंने एक्चुअली क्वासी कॉन्ट्रैक्ट उसे बोलते हैं। से फॉर एग्जांपल आप रास्ते में किसी का पर्स उठाते हो, ठीक है, तो पर्स जिसका आपने उठाया उसने आपको फोन करके बोला था कि मेरा रास्ते में पर्स पड़ा हुआ है, आप उठाओ मेरे को देके जाओ। लेकिन अगर आपने किसी का पर्स रास्ते में उठा लिया ना, तो इट्स नाउ योर ड्यूटी टू रिटर्न बैक टू दैट पर्सन, इसको बोलते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है।
इसलिए यहाँ पर तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैं आगे आगे डिस्कस करूंगा। ऐसा वेरी इंपॉर्टेंट एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो सच कॉम्पेंसेशन फॉर डैमेज अराइजिंग फ्रॉम ब्रीच ऑफ क्वासी शैल बी सेम एज इन एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में जैसे ब्रीच होने में होता है, क्वासी में भी ब्रीच होने से वैसा ही होता है। मैंने अगर किसी का पर्स वगैरह उठा के अगर उसको वापस नहीं देते हो, ठीक है, तो वो भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। रास्ते में पड़ा हुआ अपना समझ के रख लिया, ऐसा नहीं चलता है। ठीक है, अगर उठाए हो तो फिर उसका अंजाम तक पहुंचाओ, ये एक सिटीजन का दायित्व होता है। सर सिटीजनशिप, हमारे देश में तो किसी का चीज पड़ा हुआ हो तो हम अपना ही समझ लेते हैं, सिटीजनशिप तो बहुत दूर की चीज है। तो यही तो प्रॉब्लम है ना, देश क्यों डेवलप नहीं हो पा रहे, समझ रहे हो? ये चमचागिरी के कारण। ठीक है, हमारे देश में लोगों के अंदर इंटीग्रिटी नहीं है, ऑनेस्टी नहीं है। और जब तक देश में ऑनेस्टी इंटीग्रिटी नहीं आएगा, 4 पैसे में हम लोग बिक जाएंगे। जब तक ये सिचुएशन रहेगा तब एक डेवलप कंट्री का आशा भी नहीं कर सकते हम। चाहे मोदी जी कितना भी चिल्ला दे 2047 में इंडिया को एक विकसित देश बनाएगा, विकसित देश बनाने के लिए विकसित माइंड होना चाहिए। ठीक है, अगर डेवलप माइंड नहीं होगा ना तो देश कभी भी विकसित या डेवलप नहीं हो सकता। ये बात मोदी जी को भी अच्छे से पता है। अब देखना ही है कि एजुकेशनल लेवल में क्या माइंड चेंज कर पाता है अगला 25 साल में। प्रॉब्लम यही है कि हमारे देश में लोग बड़ा बहुत ज़्यादा बिकाऊ मेंटेलिटी के हैं, दूसरे के चीज़ को अपना समझ लेना। ठीक है, ये सब एक आदत सा हो चुका है, भीख, सरकार से भीख लेने का आदत। ठीक है, काम नहीं चाहिए, जॉब नहीं चाहिए, मेहनत करके कमाने का लोगों को कोई मेंटेलिटी नहीं है। बैठे बैठे 4,000 आ जाए अकाउंट में, बैठे बैठे 3,000 आ जाए अकाउंट में। कहीं तुम लूला लंगड़ा हो क्या? अगर कोई लूला लंगड़ा है, हैंडीकैप्ड है, उनको सब्सिडी दिया जाए, कोई ओल्ड एज विडो है उनको दिया जाए। ठीक है, समझ में आता है। बट जो मेहनती लोग हैं वो 2-3 हजार 4,000 में काय को खुशी होते हैं भाई? सरकार को चुपचाप बोलो भाई हमें ऐसा भीख मत दो, उल्टा हमारे आसपास में जो नीड है उसे पूरा करो। लेकिन नहीं, हम लोगों का तो इच्छा ही अलग लेवल का है। जो भी हो, चलो अलग बात है। जहां पर हम लोग एक फैमिली को 15-16 हजार का नौकरी मिलना चाहिए या जॉब मिलना चाहिए, हम लोग को 4,000 भीख मांग देके या 2,000 का भीख देके सरकार हमें चुप करा रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। ऑर्डिनरी डैमेजेस, ऑर्डिनरी डैमेजेस आर दोज व्हिच नेचुरली अराइज इन यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स। ठीक है, these damages can be recovered if the following 2 conditions are fulfilled. The aggrieved party must suffer by breach of contract and the damages must be proximate. Proximate means direct consequence of the breach of contract and not the indirect consequences. Example चलो देते हैं। ऑर्डिनरी डैमेज क्लेम करने का सिस्टम बताते हैं आपको। कभी आपके साथ कोई धोखा दे दिया ना, तो आप भी कोर्ट में जाके एक्सपेक्ट क्या कर सकते हो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, measures of ordinary damages in a contract of the sale of goods, the measure of ordinary damages is the difference between the contract price and the market price of such goods on the date of breach. ऑलरेडी समझा चुका हूं मैं। 1 दिसंबर X contracted to sell and deliver 50 tons of wheat. 1 दिसंबर को X ने कॉन्ट्रैक्ट किया to sell and deliver 50 टन wheat माने गेहूं at the rate 8,000 per ton to buy on 1 जनवरी। दिसंबर को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे कि जनवरी के 1 तारीख को ट्रांसफर माने बेसिकली सेल करेगा। 20th दिसंबर Y afterwards contracted to sell those goods to Z at 10,000 per ton. So basically X failed to deliver goods on 1st January when the price of the wheat was 9,500 per ton. Y is entitled to recover 75,000, that is 9,500 minus 8,000. क्यों? क्योंकि वो X ने Y की जगह Z को दे दिया ना, Y ने Z को दे दिया, Y ने Z को 10,000 में बेच दिया और उस पर्टिकुलर डेट में मार्केट में 10,000 की जगह 9,500 का रेट चल रहा था। तो Y इज एंटिटेड टू रिकवर 75,000। कैसे? 8,000 का डील था और मार्केट रेट 9,500 है, तो 1,500 का कितने का डिफरेंस है? 500 का डिफरेंस है। तो 500 इंटू कितना रे? 50 टन। क्या कितना टन का था? 50 टन, सॉरी 9.5 और 8, ओ सही, तो 1,500 ही तो है। 1,500 इंटू 50 तो 75,000। इतना मांग सकता है। Y is not entitled to recover 1 lakh as profit which would have arisen to Y from the sale to Z because the profit is the indirect consequences। मैंने कहने का मतलब है कि वो मार्केट में 10,000 में बेच सकता था क्योंकि मार्केट में
जेड ने भी 10,000 में बेचा, तो 10,000 का अगर है होता तो 10,000 इंटू कितना 10,000 करके अगर बेचता 50 टन तो कितने का होता सर? मैं बेसिकली 8,000 2,000 करके लॉस, तो 2,000 इंटू 50, सॉरी हम गलत बोल दिया सर, समझा देता हूँ। 2,000 इंटू 50 इक्वल्स टू 1 लाख। सर कहाँ से आया? यस बोलो, कोई समझाना चाहते हो शायद, बोलो सर। यस किसी का अनम्यूट है, बोलो सर, सुन रहा हूँ मैं। चलो ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ सर। 2,000 टका करके एक्चुअली आपका डील तो हुआ था 8,000 का, मार्केट में जेड को मिला है 10,000 में, तो इसका मतलब मार्केट में रेट चल रहा है 10,000। तो अगर आप एक्स अगर वाई से 8,000 में लेता और वो भी मार्केट में 10,000 में ही बेचता, लेकिन वाई ने क्या किया, जेड को 10,000 में बेच दिया और एक्स को धोखा दे दिया। अब जब धोखा दिया तो अब एक्स के पास राइट है ना क्लेम करने का, तो बोल रहे कितने का क्लेम कर सकते हो? सर जितना आपका डायरेक्ट लॉस है, इनडायरेक्ट लॉस नहीं। सर डायरेक्ट लॉस माने आपका 8,000 9,500 मार्केट में रेट चल रहा था जिस दिन ब्रिज हुआ है, तो 9,500 इंटू 50 माने 9,500 माइनस 8,000 इंटू 50, 75,000 एक्स कैन क्लेम। लेकिन एक्स प्रॉफिट क्लेम नहीं कर सकता, माने एक्स ऐसा नहीं बोल सकता नहीं अगर वाई मुझे देता, अगर वाई मुझे टाइमली देता तो मैं 2,000 टका करके 50 टन बेच के मेरे को 1 लाख मिलता। तो ये जो मेरा मिलता प्रॉफिट का जो लॉस है, जो प्रॉफिट में नहीं कर पाता बट अभी नहीं कर पाऊंगा, वो लॉस रिकवर नहीं कर सकता ऑर्डिनरी डैमेज पे, क्योंकि ऑर्डिनरी डैमेज एकदम सिंपल बोलता है द डैमेज मस्ट बी प्रॉक्सिमेट direct consequence of the breach of the contract and not the indirect consequence. direct consequence माने मार्केट में 9,500 का दाम है, आपका 8,000 का पड़ रहा है, माने बेसिकली आज अगर x को y ने नहीं दिया ना, लेकिन x को तो खरीदना पड़ेगा, तो x अगर मार्केट में जाता है तो x को मार्केट में खरीदारी मिलेगा 9,500 का जिस दिन ब्रीच हुआ है। सिंपल बात है, मार्केट में रेट चल रहा है बेचने के दिन में 9,500, तो x को तो मार्केट में खरीदना ही पड़ेगा, तो अभी उसको 9,500 में खरीदना पड़ेगा, बल्कि उसने 8,000 रुपए पहले से डील कर चुका था। तो ये जो डायरेक्ट लॉस है उसका, वही उसका डैमेज क्लेम हो सकता है। ये नहीं बोल सकते कि नहीं अगर मैं एक्स के लेता, एक्स अगर मेरे को 8,000 में बेच देता तो आज मैं उसको 10,000 में बेच के 2,000 टका करके 50 टन का बेच के 1 लाख का प्रॉफिट करता तो मेरे को 1 लाख डैमेज दो। ऑर्डिनरी डैमेज इसको मेजर नहीं करता है। इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस को ऑर्डिनरी डैमेज क्लेम नहीं कर सकता, डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस को मेजर कर सकता है। सर प्लीज रेस्पॉन्स मी, समझ में आया? जी सर। वाह, इतना जोर से आवाज आया, मैंने जोर का समझ आया होगा। चलो अच्छी बात है। स्पेशल डैमेजेस, चलो स्पेशल डैमेजेस बोल के आज का क्लास मैं ऑफ करूंगा, फिर बाकी डैमेजेस नेक्स्ट क्लास में बोलता हूँ। स्पेशल डैमेज इन द सेंस, स्पेशल डैमेज आर दोज व्हिच मे रीजनेबली बी सपोज्ड टू हैव बीन कंटेम्पलेशन ऑफ बोथ पार्टीज एज द प्रोबेबल रिजल्ट ऑफ द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कंडीशंस फॉर रिकवरी ऑफ स्पेशल डैमेज क्या होना चाहिए? These damages can be recovered if the special circumstances which would result in a special loss in case of breach of a contract are communicated to the promisor. मैंने पहले से बोलना भी पड़ेगा। For example, loss of profit on account of default by the other party to the contract can be claimed only when an advance notice of such damages has been given before. आपको पहले से बोलना पड़ेगा कि भाई अगर तुम मेरे को टाइम पे नहीं देते हो तो मेरा प्रॉफिट लॉस है, और अगर मेरा प्रोबेबल प्रॉफिट का लॉस है तो वो भी आपको मैं डैमेज क्लेम करूंगा। ये मेनली बात है सर। स्पेशल डैमेजेस बिफोर कम्युनिकेशन होना चाहिए प्रॉमिसी की तरफ से। A builder contract to erect and finish a house by the 1st of January in order that B may give possession of it at the time to C. A builder है, वो अगर टाइम पे फिनिश कर देता है तो फिर B क्या करेगा, C को घर पोजीशन दे सकता है, पोजीशंस माने रहने के लिए दे सकता है। टू whom B has contracted to let it, बेसिकली भाड़ा दे रहा है, ठीक है। B C को भाड़ा देना चाहता है अगर A टाइम पे घर बना के देता है तो। A is informed of the contract between B and C, A को पता है कि B और C के बीच में रेंट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। A builds the house so badly that before the 1st of January it falls down. इतना गंदा घर बनाया कि घर ही गिर गया। And has to rebuild by B, who in consequence loses the rent
और बी को इसके कारण क्या हुआ, सी को रेंट नहीं दे पाया तो रेंट लॉस हो रहा है, which he has to have received from C and is obliged to make compensation to C, और उसके कारण उसको C को कॉम्पेंसेट करना पड़ रहा है क्योंकि C इतना इन द मीन टाइम दूसरे और किसी जगह में रेंट के लिए एडवांस नहीं दिया था, तो इसके कारण C को जो लॉस होगा वो कॉम्पेंसेट B को करना पड़ेगा। तो फिर B अपना लॉस का कॉम्पेंसेशन कहां से लेगा, A से लेगा, है ना। सो A मस्ट मेक कॉम्पेंसेशन टू B फॉर द कॉस्ट ऑफ रीबिल्डिंग द हाउस, for the rent lost and for the compensation made to C. Cost of rebuilding, rent lost and for the compensation made to C. ये सभी लॉस भरना पड़ेगा किसको, बिल्डर को, किससे, B को, समझे। यस सर। तो ये किस तरह का डैमेज हो गया, स्पेशल, क्योंकि सबको पहले से A को सब पता था कि उसका एक गलती के कारण क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ये सब कनेक्टेड पॉइंट्स में था, ठीक है। ए डिलीवर टू बी, कॉमन कैरियर, कॉमन कैरियर माने ट्रांसपोर्टिंग, ठीक है, ट्रांसपोर्टिंग कॉमन, सबका माल लेता है सर, सबका सामान ढोता है, कॉमन कैरियर। अ मशीन टू बी डिलीवर्ड विदाउट डिले टू एज मील इन्फॉर्मिंग दैट हिज मील हैज स्टॉप्ड फॉर वांट ऑफ द मशीन्स, बी अनरीजनेबली डिलेज द डिलीवरी ऑफ द मशीन्स एंड ए इन कॉन्सिक्वेंस उसके कारण लॉसेस ए प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट, सरकार का कॉन्ट्रैक्ट छूट गया। A is entitled to receive from B by way of compensation the average amount of profit। सरकार से अगर डील होता तो जितना प्रॉफिट कर सकता था वो सारा क्लेम कर सकता है, बिकॉज B को पता था इस डील के बारे में कि उसका ये कॉन्ट्रैक्ट इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि गवर्नमेंट डील मिलने वाला है A को, ठीक है। तो अगर सब पता होने के बाद भी, एज पर कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद भी अगर टाइमली चीजें नहीं होता है तो फिर ऐसे केसेस में डैमेजेस क्लेम स्पेशल हो जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट का लॉस भी इसमें आ जाएगा, यानी ऑर्डिनरी डैमेज तो होगा ही, साथ में गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट का लॉस भी देना पड़ेगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को ऑर्डिनरी एंड स्पेशल डैमेजेस समझ में आए। सर इसके अलावा और भी चीजें हैं, प्यूनिटिव एंड विंडिक्टिव डैमेजेस, नॉमिनल डैमेजेस, डैमेजेस फॉर इनकन्वीनियंस एंड डिस्कम्फर्ट, लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी, स्टिपुलेशन फॉर इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। So these are the some चीजें, suit for specific performance, suit for quantum meruit, very very important point, suit for specific performance, suit for quantum meruit, ठीक है। these kind of points लेके मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करूंगा। इन द मीन टाइम प्लीज कलेक्ट दिस मैट कॉन्ट्रैक्ट नोट्स, माई नोट्स, ठीक है। आपके इंस्टीट्यूट का जो भी मैट है आप फॉलो कर सकते हो, मेरा नोट आप लोग मेरे से कलेक्ट कर लेना और यहाँ से आप लोग एक बार गो थ्रू कर लेना। जो बाकी 2-4 पॉइंट है वो थोड़ा क्रिटिकल है बोल के मैं आज नहीं पढ़ा है, नेक्स्ट दिन पढ़ा के दूंगा, और उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिया हुआ है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, उसे भी आप सॉल्व कर सकते हो फॉर योर एग्जाम पर्पस। जहां से मर्जी सॉल्व करो, इंस्टीट्यूट का मैट फॉलो करो, मेरा नोट्स फॉलो करो, जहां से मर्जी करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ठीक है। और प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट सर, परफेक्शन अगर चाहिए तो प्रैक्टिस करना जरूरी है, ठीक है सर। आशा करता हूं समझ में आया। नेक्स्ट कल से शायद हम लोग ऑफलाइन क्लास करेंगे, बट ऑफलाइन का जैसे आपको मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बताया, बिल्डिंग के क्लासरूम के सामने काम चल रहा है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहे तो मैं आप सबको इन्फॉर्म करूंगा ऑफलाइन क्लास के बारे में, सुबह ही बोलूंगा, ठीक है। तो अगर ऑफलाइन होगा तो ऑफलाइन भी आ जाना, जो लोग ऑनलाइन करते हो ऑनलाइन जैसे करते हो वो सभी चलेगा, ठीक है। ओके सर, तो फिर आज इतना ही है, फिर गुड नाइट, टाटा सर, बाय बाय सर। बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, बाय सर, गुड नाइट सर। बाय सर, गुड नाइट सर।